Hello, good evening, everyone. Good evening, namaskar. Good evening, beta. Hi, hi. Hello, good evening. कैसे हैं आप सभी? मैंने कहा था पिछले हफ्ते कि इतना इंतजार आपको इस हफ्ते करना पड़ा है, अगले हफ्ते नहीं करना पड़ेगा। यस, माय लव द बामी। तो फ्राइडे सैटरडे की क्लास हुई थी और आज फिर मैं टपक गई। चलिए, तो ऐसी चल रही है पढ़ाई? समझ में आ रहा है? पिछले 4 लेक्चर्स में बेटा हमने इंट्रोडक्शन और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म किया है। ठीक है, आप कैसे हैं मैम? यार मेरा मत पूछो, मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ अभी क्योंकि मेरे बच्चे बहुत स्ट्रेस्ड हैं। वो बच्चे जो इस साल 3 मई को, मतलब इस साल क्या यार, बस बस इसी संडे को जो पेपर में बैठने वाले हैं वो बहुत स्ट्रेस्ड है। एंड दिस इज क्वाइट नॉर्मल। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको मैं अब नॉर्मल बोलूँ कि नहीं काय का स्ट्रेस, पेपर ही तो देना है। हाँ, स्ट्रेस होता है। ठीक है, स्कूल का एक छोटे से टेस्ट के लिए भी हमारा बहुत स्ट्रेस होता है बेटा। ये तो फिर नेशनल लेवल का आपका एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है ना? तो स्ट्रेस होता है। 2 साल की मेहनत को एक दिन के अंदर 3 घंटे में आपको दिखाने का मौका होता है, तो स्ट्रेस होता है और ये स्ट्रेस बिल्कुल नॉर्मल है। मैं इन बच्चों के लिए बेटा भी एक ये मैसेज डिलीवर करूंगी। मैं आपको भी बता दूं, रिसेंटली अभी कोटा में जो हादसा हुआ है चंद दिनों पहले, ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, और ये इसलिए नहीं होना चाहिए था क्योंकि आ, हर बच्चे की अपनी एक क्षमता होती है। ठीक है, लता मंगेशकर को उनकी पापा मम्मी ने अगर प्रेशराइज किया होता, नहीं तुम्हें हम डॉक्टर ही बनाएंगे, हम तुम्हें सिंगिंग नहीं करें। उस टाइम पर सिंगिंग और डांसिंग कोई बहुत अच्छे करियर नहीं माने जाते थे जब लता मंगेशकर जैसी सिंगर हमारे यहाँ से निकली है। ठीक है, तो अगर उनके पेरेंट्स ने उनको प्रेशराइज किया होता कि नहीं नहीं तुम डॉक्टर ही बनो, तुम इंजीनियर ही बनो, तुम आईआईटी ही जाओ बेटा, तो वो शायद उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। बिकॉज वो जिस फील्ड में महारत उन्होंने हासिल की उसमें बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और यूपीएससी जो क्रैक कर चुके हैं वो नहीं कर सकते। हाँ, तो इसीलिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें पीयर्स का, या पीयर प्रेशर जिसको हम बोलेंगे, पेरेंट्स का प्रेशर का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उस बच्चे ने जो कदम उठाया वो नहीं उठाना चाहिए था, और वो नहीं उठाता शायद अगर उसके पेरेंट्स थोड़ा सा उसको इस तरह से बोल देते कि बेटा चाहे कुछ भी हो हम तेरे साथ हैं, और डॉक्टर ही आपके लाइफ का, डॉक्टर बनना ही आपके लाइफ का अंत नहीं हो सकता। ठीक है ना, कि आप डॉक्टर नहीं बने तो लाइफ आपकी बेकार होगी, ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ठीक है ना, डॉक्टर ठीक है हमारा सपना है, हम उसको पूरा करने के लिए, दिस इज, यू कैन सिट हियर, 1 मिनट बेटा, सिट हियर आई नीड। तो आपने जो सपना देखा है, शायद आपके साथ आपके पेरेंट्स ने, आपके भाई बहन ने, आपके रिश्तेदारों ने और हमने भी आपके साथ वो सपना संजोया है, और उसी के लिए बेटा हम मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए अपना 100% दो, 100% दो। तुम ही नहीं पढ़ रहे हो और फिर सुसाइड जैसा कोई कदम उठा रहे हो बेटा, तो ये बहुत गलत है। ठीक है, और अपना 100% देने के बाद भी जरूरी नहीं है कि आपका हो जाए, तो आप समझ लेना कि शायद मैं इस चीज के लिए नहीं बना हूं। अपना 100% देने के बाद भी अगर आपका सिलेक्शन ना हो तो आप समझ जाना कि ये मेरा बेस्ट था, मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता था इस नीट के लिए, और इतने में भी अगर मेरा नहीं हुआ तो शायद मैं इस चीज के लिए नहीं बना हूं, मैं अपना जो करियर ऑप्शन है वो चेंज कर लेता हूं। आप दोबारा ड्रॉप तभी लेना जब आपको लगे कि मैंने अभी अपना 100% नहीं दे पाया, इस साल मैंने ये गलतियां की हैं जिनको अगर मैं शायद इग्नोर करता तो मैं क्रैक कर सकता था, और ये सोचा अगर आपने, उसके बाद आप अगर अगली साल फिर से तैयारी करते हैं और फिर बेटा आप नीट का एग्जाम देते हैं, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर 100% देने के बाद तब भी ना हो तो बेटा मैं कभी मेरे बच्चों को नहीं बोलूंगी कि आप 3-3, 4-4, 5-5 साल ड्रॉप लो। खुश रहिए शिवाजी, खुश रहिए, मैं कभी नहीं बोलती। हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है नहीं मैम हमने पिछली साल गलतियां की थी, हम कर सकते थे, मैडम हमने थोड़ी लापरवाही की, अगर आपको खुद से ऐसा लगता है कि आपने लापरवाही की है और उस लापरवाही को आप सुधार भी सकते हैं,
तो ही बेटा दोबारा ड्रॉप लें, अदरवाइज मत लें। ठीक है, तो जो अभी कोटा में हुआ बहुत ही क्या बोलूं यार, मैं इसमें हमारी एजुकेशन सिस्टम, लोग एनटीए को ब्लेम कर रहे हैं। क्यों क्यों एनटीए को ब्लेम कर रहे हैं? एनटीए ने कितना क्लियर बोला है कि पेपर थोड़ा सा टफ आएगा। और बेटा बिलीव मी, आप डॉक्टर बनने वाले हैं, आप चलता हुआ किसी का दिल संभालेंगे, आप चलती हुई किसी की किडनी को रोक करके उसको ठीक करेंगे। तो बेटा आप इतने नोबल प्रोफेशन में जा रहे हैं, आप इतने हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल में एंटर करना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा हाई लेवल एग्जाम होना चाहिए। अगर एनटीए ने बोला है पेपर टफ होगा, तो क्यों डर रहे हो भाई? तुम्हें टफ के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। पिछली साल अगर पेपर टफ आया, अचानक आया, टीचर्स ने उस हिसाब से नहीं पढ़ाया था, क्योंकि नीट में वो लेवल पिछले 12 सालों में नहीं आया था, तो बेटा कट ऑफ भी तो नीचे गया ना। 2024 में जहां 720 आए थे 70 बच्चों के, बेटा 2025 में 680 पे ही रह गए। तो अगर पेपर टफ आया तो कट ऑफ भी तो नीचे गया ना। ऐसा तो नहीं था कि पेपर टफ आया तो भी 720 वालों को ही एम्स मिल रहा है, ऐसा नहीं है बेटा। कोई बताएगा कोटा में क्या हुआ? अरमान अंसारी, कोटा में एक नीट एस्पिरेंट ने बेटा छत से कूद के अपनी जान दे दी। हाँ, यप, ठीक है ना। तो नीट एस्पिरेंट था, वो शायद घबरा गया था, या उसको ये हो गया कि मेरा नहीं निकलेगा, मैं घर वालों को क्या। ओह ममा टेल मी टू ना। बेटा कोटा में अ स्टूडेंट डिड सुसाइड। व्हाट? अभी यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड दिस। यस, अभी आप बहुत छोटे हो, यू कैन फोकस ऑन योर खाना। तो मेघा आंटी ब्रॉट इट, ठीक है। एंड ये पहला केस नहीं है बेटा, इससे पहले भी कोटा में ऐसे कई केसेस हुए हैं। नॉट ओनली इन कोटा बेटा, भारत के अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में आए दिन, हाँ, आए दिन कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। ठीक है, तो आप प्लीज ऐसे ना करें, बहुत बुरा लगता है। वो बेशक हमारा स्टूडेंट नहीं था, पीडब्ल्यू का नहीं था, जहां का भी था, लेकिन यार स्टूडेंट तो था ना, किसी माँ की जान था। मैं भी आज एक माँ हूं, तो मुझे पता है कि एक माँ की जान क्या होती है ना। किसी घर का चिराग था, और हम माँ को तो ऐसे ही क्या बोलते हैं, ओवर, वो क्या बोलते हैं, पोर्ट्रे कर देते हैं। एक माँ तो रो भी लेती है, चार लोगों से बोल करके अपना दिल हल्का भी कर लेती है, बट व्हाट अबाउट अ फादर? वो तो घर को संभालने में ही लग जाता है। लेकिन एक बच्चे में शायद माँ से ज्यादा एक पिता की जान होती है ना। तो ऐसा कदम आप लोग कभी ना उठाएं प्लीज, मैं हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है। और कोई बात नहीं, आप इसको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह लें, अपना 100% दें, और हो जाए बहुत अच्छा, आपका, घर वालों का, हमारा सबका सपना पूरा हो रहा है, सब खुश होते हैं। नहीं हो तो भी बेटा दुनिया में बहुत कुछ है करने को। आपको इतने टीचर्स पढ़ा रहे हैं, सारे के सारे डॉक्टर्स नहीं हैं, सारे के सारे आईआईटीएंस नहीं हैं, पर जितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं दे ऑल आर अर्निंग अ वेरी गुड अमाउंट। वो बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, ना केवल खुद, अपने घर वालों को भी एक अच्छी जिंदगी दे रहे हैं। ठीक है ना। अगर ना हो तो बेटा, मैं बता रही हूँ ना, अगर ना हो तो दुनिया में बहुत कुछ है करने को। मैम यू नो प्रेशर, आई नो प्रेशर। इसीलिए मैं चाहूंगी कि ये वाला जो वीडियो है, अगर हो सके तो आप अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाना, ये शुरू का 8-10 मिनट का, प्लीज। पेरेंट्स को इस चीज को समझना पड़ेगा कि बच्चा डॉक्टर बने ना बने, बच्चा बस हमारे साथ रहे। हमारे साथ मतलब हमेशा माँ का आंचल पकड़ के ना रहे, माँ की आंखों के सामने रहे, पिता के आंखों के सामने रहे, पिता की जिम्मेदारियों को बड़ा होके बांटे। यही तो चाहिए बेटा। बच्चा ही ना रहे, ऐसा प्रेशर किसी काम का नहीं है। ठीक है ना, किसी काम का नहीं है ऐसा प्रेशर कि बच्चा ही ना रहे। तो प्लीज पेरेंट्स, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि आपके लिए बच्चे का डॉक्टर होना इंपॉर्टेंट है या सिर्फ बच्चा होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज अपने इस बच्चों की तैयारी के सफर में बच्चों का साथ दें,
बच्चों के ऊपर ऑलरेडी सोसाइटी का बहुत प्रेशर है, उन बच्चों को भी अपनी इज्जत फील होती है यार, सबको दोस्तों को पता है कि मैं डॉक्टर बनना चाह रहा हूँ, है ना, मेरा नहीं हुआ तो लोग मेरा बहुत मजाक बनाएंगे, रिश्तेदार मेरा बहुत मजाक बनाएंगे। ऐसे में आप उनकी स्ट्रेंथ बन करके खड़े होइए। नहीं बेटा नहीं होगी। ऐसे में पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने बच्चों की स्ट्रेंथ बन के खड़े होइए कि बेटा तेरा हो गया तो बहुत अच्छे, नहीं हुआ तो समाज की चिंता तू मत कर, इनको जवाब देने के लिए हम हैं। बस बच्चे का होना, कोई बात नहीं, बच्चे का होना जरूरी है। बच्चा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई और अफसर हो, बैंक में हो, बच्चा हो, आंखों के सामने हो, बस। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बेटा। मानव जनन हमारा अध्याय चल रहा है जिसमें आज है लेक्चर नंबर 5, और आज की क्लास में बेटा हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की या स्त्री जनन तंत्र की। मैडम डाउट्स देखिए, मैडम इरेक्टाइल टिश्यू में नर्व्स भी होती हैं, बिल्कुल होती है नर्व्स बेटा, आर्टरीज, वेन्स, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व सब कुछ होता है बेटा। टिश्यू है ना, टिश्यू में ब्लड सप्लाई होगी होगी। हाँ सॉरी यार, उसने हाथ में ला दिया मेरे को खा लिया मैंने, सॉरी। चलिए हेडिंग डालिएगा और सिट दे प्लीज, एसी से दूर रहो आप। यू कैन हैव वाटरमेलन आल्सो, आई केप्ट इट देयर इन द बोल विद अ फॉर्क। हाँ जी, आपके पेरेंट्स ऐसी सोच रखते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखते हैं तो उनको मेरा ये लेक्चर जरूर सुनाइएगा। आपके पेरेंट्स शायद नहीं समझ पाते कि हमारा बच्चा ऐसा भी कोई स्टेप ले सकता है, और आप लोग भी, मैं बता रही हूँ, पेरेंट्स को छोड़ो, आप भी कोई बात नहीं, पेरेंट्स के भी ताने मिलेंगे तो सुन लेना और कुछ करके दिखा देना। अल्टीमेटली पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा बस अपने पैरों पर खड़ा हो, समाज में 4 लोग उसको पूछे। यार एक तो औलाद को इस रूम में बिठाने मेरे लिए बड़ी दिक्कत हो गई है। आई सेड अल्टीमेटली पेरेंट्स से जाते हैं हमारा बच्चा हमारे पैरों पे खड़ा हो, ही इज सेइंग मैं तो नहीं खड़ा होता, होते हो बेटा, आप भी तो चलते हो अपने पैरों पे। आप बस फ्लोट नहीं करते हो, अच्छा वो स्विमिंग में पहुंच गया कि मैं स्विमिंग में क्या करता हूँ। स्विमिंग में आप वॉक करते हो ना पूल में, फ्लोट करना भी सीख जाओगे। चलिए हाँ हाँ, बड़े होके हेडिंग डालिएगा। सॉरी, हाँ एग्जाम्पल देखो, आपके अलग पांडे सर। हम्म, बेटा हम भी हैं, हमने भी सपना देखा था एमबीबीएस करेंगे एम्स से, एफएमसी से, या किसी ऐसे अच्छे कॉलेज से, नहीं हुआ ना, बीडीएस किया, बीडीएस किया, ठीक है, और आज जहां है बहुत अच्छी जगह है हर तरह से। सॉरी, ओके, फीमेल, थैंक यू बेबी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पानी पी लो यार। हाँ श्रेया पूछ रही है आप क्लास घर से लेते हो? यस बेटा। दूसरा, जो बच्चे बोल रहे हैं मैम डाउट्स देख लो, बेटा डाउट स्टार्टिंग में नहीं देखूंगी। हैप्पी बर्थडे, जिसका भी आज था मैं नाम नहीं देख पाई, बट यस हैप्पी बर्थडे। दूसरा बेटा ये कि डाउट्स मैं लास्ट में देखती हूँ, स्टार्टिंग में देखूंगी तो टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और आज वैसे भी स्टार्टिंग में हमने 10-12 मिनट ज्ञान देने में लगा दिए, बट बिलीव मी ये ज्ञान बहुत ज़रूरी है, शायद आप लोगों को अभी समझ में नहीं आता, हो सकता है आप में से 1000 बच्चे ऐसे हों जिनको इस ज्ञान की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बेटा मुझे तो अपने हर एक बच्चे की चिंता है। सॉरी, मुझे तो अपने हर एक बच्चे की चिंता है, चाहे वो नीट निकाले नहीं निकाले, डॉक्टर बने, थैंक यू, नहीं बने, मुझे बस बच्चा चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कि वो डॉक्टर ही बने, एम्स में ही जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप रहो लाइफ में, जहाँ रहो एंजॉय करो, ठीक है। चलिए, स्त्री जनन तंत्र की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी हमने, थैंक यू, इसके अंदर भी बेटा हमने लास्ट क्लास में देखा था प्राथमिक जननांग होते हैं, द्वितीयक जननांग होते हैं। जो प्राथमिक जननांग होते हैं उसमें एक जोड़ी अंडाशय आते हैं, अ पेयर ऑफ ओवरीज, और जो द्वितीयक जननांग होते हैं बेटा उसमें हमने देखा था सहायक नलिकाएं आती हैं। सहायक नलिकाओं में फेलोपियन नलिका हो गई, जिसको हम अंडवाहिनी या
डिम्बवाहिनी कहते हैं, ठीक है। उसमें आपका गर्भाशय हो गया जिसको हम स्टेरा वूम यूट्रस कह देते हैं। इसमें बेटा आपका ग्रीवा होती है, सर्विक्स, और इसमें होती है आपकी योनि यानी कि वेजाइना, ठीक है। फिर हमने देखा था कुछ सहायक ग्रंथियां भी होती हैं जो अभी एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। फिर बेटा हमने देखा था कि इसमें होती हैं आपकी बाह्य जननेंद्रिय, एक्सटर्नल जेनेटेलिया। बाह्य जननेंद्रिय के अंदर आता है बेटा आपका मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस की हिंदी देखो मैं फिर भूल गई हूँ। हाँ, जगन शैल। इसमें आता है आपका लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा जिसको हम बृहद भगोष्ठ कहते हैं, लेबिया माइनोरा जिसको हम लघु भगोष्ठ कहते हैं, हाइमेन जिसको हम योनिच्छद कहते हैं, क्लाइटोरिस जिसको हम भक्षेप कहते हैं। ये पांचों बेटा आपके क्या है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया, बाह्य जननेंद्रिय। इसके अलावा बेटा सहायक में या द्वितीयक जननांग में एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां भी आती हैं, मामरी ग्लैंड्स भी आते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब बेटा मैम ये घटना कब हुई है, बेटा बता देंगे आपको सब कुछ, बस घटना क्या हुई कब हुई वो छोड़ो, आपको ऐसा कोई कदम नहीं लेना है। बस मेरे को इतना ही बेटा आप लोगों को ज्ञान देना था, क्योंकि शायद उस बच्चे को सही समय पे ज्ञान नहीं मिला, या शायद उसके आगे पीछे नहीं था कोई देखने वाला। आपके पीछे हम हैं, हम डायरेक्टली आपसे नहीं मिल सकते हैं अभी, लेकिन हम इतनी कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन में ही हम इतना अच्छा कनेक्शन बिठा लें अपने बच्चों के साथ कि बच्चे हम जो बोलें उस चीज पर अमल करें, बस, ठीक है। उन्हें लगे कि हमारी मम्मी बोल रही है, हमारी मैम बोल रही है, एक ही बात है, ठीक है। मैम ने बोल दिया तो उससे भी आपको उतनी हिम्मत मिले जितना माँ के बोलने से होती है। एंड बिलीव मी बेटा, माँ भी आपकी समझेंगी, पिताजी समय के साथ समझ जाएंगे, पर माँ के लिए तुम हो, तुम ही होने चाहिए। पिता अकेले भी होने चाहिए, बस पिता बोलता नहीं है, ठीक है। वो दिल में रखेगा, थोड़ा मुंह पे गुस्से में बोलेगा, पर दिल में शायद माँ से ज्यादा पिता को तुम चाहिए, ठीक है ना। चलिए आज हम इसका चित्र बनाते हैं। लेट्स मेक अ डायग्राम। I'm making a diagram. I'm making a diagram. Why? मेरा मुंह है परेशान कर रहा था, मैं भी स्टार्ट ही नहीं किया। प्लीज, आप विष्णु वर्मा बोल रहे मैडम हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो यार तुम लोग ना एक प्रश्न, आई बिलीव इन हॉरोस्कोप अ लॉट, ठीक है। तो मैं एक ना प्रश्न कुंडली होती है जिसमें आप जो भी आपका कुंडली देख रहा है या हाथ देख रहा है कुछ भी ऐसा, तो आप उससे क्वेश्चन करते हैं मेरे साथ ऐसा होगा, कब होगा, क्या होगा। उसमें एक बात बोली जाती है कि कभी भी अगर आपको कुछ पूछना है तो हमेशा पॉजिटिव वे में पूछिए। आप ये पूछिए कि मैडम एमबीबीएस के अलावा और क्या क्या ऑप्शन है। आप ये मत मैडम अगर एमबीबीएस में हमारा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, नहीं वर्ड आप कभी भी नहीं रखिए। अगर आपके दिमाग में किसी भी एक कोने में नहीं चल रहा है ना, तो वो नहीं ही होगा काम। इसीलिए हमेशा बी पॉजिटिव। मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ कुछ जीने के ढंग भी बताती हूँ, और ये सिर्फ आपकी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, हर उस चीज से रिलेटेड है जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं। मैनिफेस्ट मतलब जो आप चाहते हैं आपके साथ हो, ठीक है। आप हमेशा अच्छा सोचें कि मैं इतने अच्छे से पढ़ाई करूंगा कि नीट तो मेरे को बहुत इजी लगेगा, पेपर पेपर वाले दिन मैं बाहर निकलूंगा तो बहुत खुश होकर निकलूंगा, मेरा इतनी मेहनत कर लूंगा कि मेरे को ये कॉलेज तो मिल ही जाएगा, इतने नंबर तो आ ही जाएंगे। ये कभी मत बोलो कि अगर नहीं हुआ तो। प्लीज, अगर आपने अपने दिमाग में नहीं वर्ड, कैसे आप कितनी भी मेहनत करें नहीं के साथ बेटा नहीं होगा। लिख के ले लो, लैला लिख के ले लो।
ऑलवेज बी पॉजिटिव, प्लीज प्लीज। होगा, कैसे होगा वो देखो। मैडम कैसे होगा, मैडम थोड़ा मुश्किल लग रहा है पर होगा कैसे, मैडम टफ है हमसे नहीं होगा, ये नहीं बोलना है। मैडम टफ है कैसे करें, मैडम और टफ लग रहा है मैडम अब कैसे करें, मैडम नींद पूरी नहीं हो रही है कैसे करें, कुछ भी हो रही है कंडीशन पर आगे एक ही चीज आगे, मैडम करें कैसे, मैडम करें क्या, ऑप्शंस ढूंढिए पॉजिटिव सेंस में। निगेटिव तो हो ही नहीं ना, होते हाँ। चलिए तो बेटा ये हो गया आपका अंडाशय, जिसे हम बोलते हैं, डायग्राम थोड़ा बड़ा रखिएगा जिससे कि चीजें क्लियर आप लेबल कर सके। ये हो गया बेटा आपका कीपक, सॉरी सॉरी, इसको हम बोलते हैं झल्लरी। फिम्ब्रिएट, नो, ये जो भाग है इसको हम बोलते हैं कीपक या इनफंडीबुलम। इस भाग को अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करने के लिए अलग से फुला के दिखा देती हूँ। ये मैंने थोड़ा सा चौड़ा बनाया था रीजन। व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, यस कोई बात नहीं, तुम्बिका या एम्पुला, और इस भाग को हम बोलते हैं संकीर्णक या isthmus। इसमें ये जो चार पार्ट है, isthmus, एम्पुला, इनफंडिबुलम और फिब्रिल, ये बेटा आपके फेलोपियन नलिका के भाग है, यानी कि अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी, ओविडक्ट, जो भी आप ऐसे बोलना चाहें, ठीक है ना। तो ये चार पार्ट होते हैं आपके फेलोपियन ट्यूब के या ओविडक्ट के, ठीक है ना। आइए साथ साथ बना लीजिएगा, ये हम बोल देंगे, यस, फेलोपियन नलिका या अंडवाहिनी। मैं उम्मीद करती हूँ आप में से काफी लोग मेरी इंग्लिश की राइटिंग भी अब समझने लगे होंगे। आपके अगर साइड में जगह तो आप साइड में लिखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बेटा ये जो पूरा भाग है, इसको हम बोलते हैं यूट्रस, ठीक है। इंग्लिश समझ में नहीं आ रही कोई बात नहीं, हिंदी हिंदी समझ लो, पर कोशिश करो इंग्लिश भी लिखो आप, ठीक है ना। हाँ जी, इसको हम बोलते हैं बेटा गर्भाशय, यूटेरस या वूम या हिस्टेरा। 10वीं तक तुम लोगों ने, इनफैक्ट 11वीं में भी इंग्लिश सब्जेक्ट तो पढ़ा ही होगा ना, तो ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, आती तो है ही। हाँ एम्पुला बिल्कुल वही भाग है बेटा जहां पर निषेचन होता है आदिति, डन। चलिए अब ये वाला जो भाग है गर्भाशय का नीचे वाला, ठीक है, इसको हम बोलते हैं
गर्भाशयी ग्रीवा या यूट्राइन सर्विक्स, और इस भाग को बेटा हम बोलते हैं योनि वेजाइना। ये बना लीजिएगा जल्दी से। अभी इसमें और भी कुछ बनाना है, थोड़ा मुश्किल होता है डायग्राम बनाना। अफजल शेख, आई एग्री बेटा, मैं मानती हूँ आपकी बात से, मैं बिल्कुल सहमति रखती हूँ। लेकिन बेटा आप लोग तो अभी 12th वाले बच्चे हैं, तो आप लोग तो बोर्ड्स भी देंगे, और बोर्ड्स में तो बेटा आपको डायग्राम भी बनाने को आएगा। अगर मैं ये बोलती कि आप लोग ड्रॉपर बच्चे हैं, आपको केवल नीट ही देना है, तो नीट में तो डायग्राम नहीं बनेगा, ठीक है, चलता। लेकिन बेटा बोर्ड्स में तो डायग्राम भी बनाना है, तो आपको तो ये सीखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, थैंक यू एम के। अच्छा डोंट डू दैट, ईट योर मेलन। मैम जो एनसीईआरटी स्कूल में मिलती है वो चलेगी या नहीं अंतिमा? वो स्कूल के हिसाब से ठीक है बेटा, नीट के हिसाब से आपको वही परचेस करनी पड़ेगी जो मैंने आपको बताई है बेटा। यहाँ हिंडौन सिटी वालों का बोलबाला हो रहा है भाई साहब। वाई सो, वाई बेबी वाई। चल, यस, सर्विक्स प्लस वेजाइना इक्वल्स टू बर्थ कैनाल, बिल्कुल सही है हरे राम। आगे यहाँ पर बेटा ये जो ओवरी है, जो अंडाशय है, ये अपनी जगह पे टिकी कैसे रहती है? जैसे हमने देखा था कि जो टेस्टीज होते हैं वृषण, वो अपनी जगह पे कैसे रहते हैं? गुबर्नाकुलम की मदद से, ठीक है, यस, याद आ रहा है। इसी तरीके से बेटा जो ओवरीज हैं ये अपनी जगह पे बनी रहती हैं कुछ लिगामेंट्स की हेल्प से, और इन लिगामेंट्स को बेटा हम बोलते हैं ओवेरियन और सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं ओवेरियन और सस्पेंसरी लिगामेंट्स। तो ये जो पीले रंग का बेटा हमने दिखाया है, वासु डोंट डू दिस अगेन, बची ना मम्मा भी गिरते हुए। सो दिस इज इट्स सोते, इट्स सोते मम्मा। इसको हम बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट्स, ठीक है, या इनको हम बोलते हैं अंडाशयी स्नायु, ठीक है। और दूसरी होती है आपकी सस्पेंसरी। अब इनको मैं एज इट इज ही लिख देती हूँ, ठीक है। ओवेरियन लिगामेंट्स को हम ओवेरियन लिगामेंट बोल देते हैं, और लिगामेंट्स को बेटा हिंदी में हम स्नायु कहते हैं, ठीक है। और दूसरी जो है बेटा, हाँ इंग्लिश ज्यादा कंफर्टेबल है ना, मैंने बेटा बोला है, एक बार आप इंग्लिश में पढ़ने लग जाएंगे, आपको समझ में आने लग जाएगा, तो बेटा इंग्लिश ज्यादा इजी लगेगा आप लोगों को, बिलीव मी, ठीक है। दूसरे बेटा ये जो है इनको हम बोलते हैं, अवे फ्रॉम इट, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, सस्पेंसरी लिगामेंट या स्नायु, ये लिख लीजिए। हम एक एक करके इन सबके बारे में अलग से पढ़ेंगे। आप ड्रॉपर हैं दीपा कुमारी, तो फिर बेटा आप इस बैच में क्यों हैं? थैंक यू सलमान। आप ड्रॉपर हैं तो बेटा इस बैच में क्यों हैं? ड्रॉपर के लिए तो हमारे यकीन का बैच अलग आता है ना। सब एक एक करके बेटा डिटेल में पढ़ाऊंगी। अभी आप ये डायग्राम बनाइएगा, और जब हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। तब तक मैं डाउट्स देख लेती हूँ बैठ के, तब तक मैं डाउट्स देख लेती हूँ कुछ, ठीक है। स्नायु क्या होता है बेटा? रौनक क्लास 11th में टिश्यूज में हमने पढ़ा था, एक
सघन संयोजी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक आपके कंडरा, दूसरा आपके स्नायु, जिनको हम लिगामेंट्स और टेंडन्स और लिगामेंट्स कहते हैं। कंडरा मतलब कि टेंडन्स और लिगामेंट्स मतलब कि स्नायु। तो इन जनरल जो स्नायु होते हैं वो क्या करते हैं, आपके अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर जो 206 हड्डियां हैं, इनमें गले में एक हड्डी होती है हायोइड, गले में भी नहीं, आपके ऊपर ही होती है। इस हायोइड को छोड़ करके बाकी सारी बोन्स आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये जो दो बोन्स आपस में जुड़ती हैं बेटा, उनको जोड़ने का काम कौन करता है, आपका स्नायु या लिगामेंट। और कंडरा बेटा अस्थि और पेशियों को आपस में जोड़ने का काम करती हैं। ये हमने क्लास 11th में पढ़ा है, ठीक है। आप लोग भी पढ़ लेंगे आगे। दिख नहीं रहा है, इधर कर लूं क्या इसको मैं, इधर कर लेते हैं। अब आप लिख लीजिएगा। मैम आपने बोला कि सभी को प्लस बैच मिल जाएगा, पर मेरे को नहीं मिल रहा है, और मैंने सपोर्ट टीम को बोला है तो वो बोल रहे हैं कि इन्फिनिटी वालों को मिलेगा, पर आपने तो बोला कि 3499 में सभी को मिलेगा। मैंने आप पर ट्रस्ट करके ये बैच खरीदा था, पर ये तो और पैसे मांग रहे हैं और मेरे पास अब पैसे नहीं है। मैंने 5000 की MP बोर्ड प्लस लक्ष्मी हिंदी की बेस खरीदी, ओनली बैच इन्फिनिटी नहीं मेरे पास। घर वाले तो सपोर्ट करते ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से। निशा चौहान, बहुत बड़ी बात आपने बोली है। नो यू ड्रिंक। यार मुझे तुम लोग सपोर्ट कर, मतलब मुझ पे तुम लोग भरोसा कर रहे हो, थैंक यू सो मच। करना भी चाहिए, क्योंकि हम आपके लिए कुछ भी गलत तो बोलते नहीं है बेटा। हम कोशिश यही करते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट दे सकें। जस्ट वेट। हेलो। ये लक्ष्य नीट बच्चे जो हैं अपने, इनको प्लस सबको मिला है ना? ये बच्चे बोल रहे हैं कि मैम इन्फिनिटी वालों को मिला है, ऐसा तो नहीं था शायद। अभी कंफर्म करो, मैं क्लास में ही हूँ, कुछ बच्चे लिख रहे हैं इसलिए, क्योंकि जहां तक मुझे याद है प्लस तो सबको मिलेगा रेगुलर में भी। प्लीज। हाँ निशा, मैं आपका ये डाउट अभी के अभी सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, तब तक हम आगे बढ़ लें प्लीज निशा। लक्ष्य प्लस सिर्फ इन्फिनिटी वालों को मिलेगा या रेगुलर को भी? दिव्यांश, अभी बेटा मैंने फोन किया है, अभी इसको हम क्लियर कर लेते हैं। अंडाशय फेलोपियन ट्यूब से कैसे जुड़ेगा, अभी बताएंगे मैम। 3D में मैम यूट्रस में कितने लेयर होते हैं, बताएंगे अभी। 3 लेयर। फिम्ब्रिय क्या है, BDS क्या होता है मैम, कीपक क्या है मैम, गर्भाशय। कितने मतलब सियाने बनते हो तुम लोग, नहीं? अभी मैंने पढ़ाना शुरू किया है यार, मैंने तुमसे 100 बार बोला है कि अगर मैं पूरा टॉपिक खत्म कर दूं, अब मैं फिर बोलूं कि बस इतना ही मैं बता सकती थी, अब तुम लोगों को उसमें कुछ नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझसे पूछे, समझ में आता है। लेकिन अभी तो मैंने टॉपिक को शुरू किया है, मैं पहली पहली बार नाम लिख रही हूं, एंड मेरे बच्चे हैं तो उन्हें पता है कि अगर मैम ने नाम लिखा है तो मैम इस नाम को इलाबोरेट करेंगी। तो कैन यू गाइस प्लीज जस्ट वेट फॉर सम टाइम। आप थोड़ी देर के लिए इंतजार कर सकते हैं कि मैं ये टॉपिक खत्म कर दूं, चाहे वो आज हो खत्म या कल के लेक्चर में मिला करके हो। इतना इंतजार तो कर लो भाई, कि मैडम को एक बार टॉपिक अपनी तरफ से तो कर, मैडम बोल तो दे कि बस मुझे इतना ही आता था, फिर आप लोग कुछ पूछोगे मैडम ये आपने नहीं बताया, ये बता दो, समझ में आता है। हाँ जी मुदित, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था बेटा आपका डायग्राम। अब एक एक करके हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा बेटा अंडाशय या ओवरी, जो कि प्राथमिक लैंगिक अंग है या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ओवरी की अगर हम बात करें बेटा, तो ये बादाम के शेप का होता है। कैसा होता है? बादाम तो सबने देखा है, खाते भी होंगे, ठीक है। सो ओवरीज जो होती हैं वो आमंड शेप्ड होती हैं। देखो मुझे तो प्लस मिला है बेटा, प्लस जहां तक मुझे पता है निशा, आपके रेगुलर बैच में ही आपको प्लस मिलेगा, जहां तक मुझे पता है, क्योंकि इसके लॉन्च में मैं गई थी और मुझे तो यही याद है। बाकी फिर भी मैं एक बार कंफर्म कर रही हूँ, बैच में जाओ वहां मिलेगा प्लस। यस श्याम सुंदर। चलिए, तो ओवरी क्या होती है बेटा, ये क्या बोलेंगे, मादा में प्राथमिक लैंगिक
अंग, ठीक है। फीमेल्स के केस में ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, एक जोड़ी होती है मादा में, ठीक है। दूसरा बेटा बादाम के आकार की, आमंड शेप्ड, 2 से 3 सेंटीमीटर इनकी लंबाई होती है, ठीक है। हाँ, काफियों को मिला है, मतलब ऐसा ही है, ठीक है। मुझे भी जहां तक था यही क्लियर था। ओवरीज जो होती है बेटा, ये स्नायु द्वारा गर्भाशय, व्हाट आर यू डूइंग, वाई, व नो, पेल्विक गुहा, पेल्विक कैविटी से जुड़ी होती, और इसमें भी अगर हम बात करें तो गर्भाशय से बेटा ये जुड़ी रहती हैं विद द हेल्प ऑफ ओवेरियन लिगामेंट्स, और पेल्विक गुहा से बेटा ये जुड़ी रहती हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स द्वारा, ठीक है। इसके अलावा बेटा ONGP स्कॉलरशिप, क्या मैं समझी नहीं बेटा। इसके अलावा बेटा इनके या इनको 2 भागों में विभाजित होती हैं। जो इनका परिधीय भाग होता है, परिधीय मतलब किनारे वाला, इसे बेटा हम वल्कुट कहते हैं, कॉर्टेक्स। और जो इसका आंतरिक भाग होता है, इंटरनल पोर्शन, उसे बेटा हम मध्यांश कहते हैं। अब वल्कुट और मध्यांश में क्या पाया जाता है, तो वल्कुट में पाया जाता है बेटा पुटिकाएं या परिवर्धित पुटिकाएं। अभी मैं सब कुछ बताऊंगी बेटा, बिल्कुल भी चिंता मत करना इतने भारी शब्द सुन के। परिवर्धित पुटिकाएं पाई जाती हैं कॉर्टेक्स में। अब मेडुला में बेटा पाई जाती हैं रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स। ये लिखिएगा जल्दी से। हाँ जी, अभी इसका हम चित्र भी बना के देखेंगे, जल्दी से पहले आप ये लिख लीजिएगा। हाँ जी, पेल्विक गुहा क्या होती है अभी बताएंगे बेटा, आप लिखिए पहले।
कॉम्बो में इन्फिनिटली लिया था, मुझे भी नहीं मिला। अभी बेटा फोन आ जाएगा, रुक जाओ, अभी सब पता लग जाएगा। आपको इन्फिनिटी लेने की जरूरत नहीं थी जहां तक मुझे पता है इसके लिए। I'm calling Monster now. No, wait. I'll give you only if you don't trouble me. डन। एक बार बता देना बेटा अगर हो जाए तो। डन। चल, आप ओवरी का जरा स्ट्रक्चर बना लीजिए। इस तरीके से होती है। ठीक है, ये हो गई आपकी ओवरी, जिसमें इधर होती है आपकी जर्मिनल एपिथेलियम, सरल घनाकार उपकला। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं जर्मिनल एपिथेलियम या जनन उपकला। क्या बोलते हैं इसको हम? जनन उपकला या जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, सरल घनाकार उपकला होती है। मेरी क्लास 6 बजे थी, लेकिन बेटा एक लॉन्च है 7 बजे अर्जुना का, सॉरी ओरिएंटेशन है, इसकी वजह से क्लास को 4 बजे किया गया। ये होती है बेटा आपकी सरल घनाकार उपकला, क्लास 11th में पढ़ाया गया है टिश्यूज में। इसे हम बोलेंगे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, ये हो गई आपकी सरल घनाकार उपकला। आज की क्लास में मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगी कि 11th का रिवीजन कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे लिखिएगा, ये घनाकार उपकला होती है, सरल घनाकार उपकला, जो कि जनन उपकला बनाती है जर्मिनल एपिथेलियम। जनन उपकला बेटा वो उपकला होती है जिससे आपकी जनन कोशिकाएं यानी कि आपकी जर्म कोशिकाएं बनती है, युग्मक बनते हैं। जैसे हमने देखा था उधर आपकी जो जर्म कोशिकाएं थी, उन जर्म कोशिकाओं से शुक्राणु बनते हैं। यहाँ पर ये जो जर्म कोशिकाएं होती हैं बेटा, इनसे अंडाणु बनते हैं। ठीक है, चलिए अब ये जो बेटा ओवरी है, इसको हमने 2 भागों में विभाजित कर दिया है। एक आपका बाहरी भाग, जो बाहरी भाग है इसी को बेटा हम परिधीय भाग बोलते हैं। परिधीय मतलब पेरीफेरी वाला, बाहर वाला। ठीक है, ये भाग हो गया आपका परिधीय या पेरीफेरी। पेरीफेरी मतलब किनारे वाला। ठीक है, और इसको हम बोल देते हैं वलकुट या कॉर्टेक्स। ठीक है, और जो बीच वाला भाग होता है बेटा, इसको हम आंतरिक भाग या केंद्रीय भाग बोल देते हैं, इंटरनल या इनर पार्ट, और इसे हम बोल देते हैं मध्यांश या मेड्यूला। ठीक है, चलिए अब ये जो भाग है बेटा, इसको हम बोलते हैं हाइलम। इस भाग को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हाइलम। हमने क्या बोला कि जो इसका बाहर वाला भाग है,
यहाँ पर परिवर्धित पुटिकाएं देखने को मिलती हैं, मतलब डेवलपिंग फॉलिकल्स, जो अभी मैं आगे बताऊंगी। जो बीच वाला भाग है यहाँ पर आपको ब्लड वेसल्स दिखेंगी, ठीक है। तो जो बीच वाला भाग है बेटा, यहाँ पर आपको ये ब्लड वेसल्स देखने को मिलती हैं, रक्त वाहिनियां देखने को मिलती हैं, ठीक है। इस बीच वाले भाग में आपको रक्त वाहिनियां देखने को मिलती हैं, ठीक है। आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई। हाँ, मध्यांश को इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते नहीं बेटा, मध्यांश को मेडुला बोलते हैं। मैट्रिक्स हम बोलते हैं उसे, रुको, मैट्रिक्स हम बोलते हैं, मैट्रिक्स को तो मैट्रिक्स ही बोलते हैं, आधारी पदार्थ को मैट्रिक्स बोल देते हैं, ठीक है। जो परिधीय भाग है, इस परिधीय भाग में आपको क्या देखने को मिलता है, यहां पर आपको परिवर्धित अंडाणु देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये भी आप रफ बनाइएगा, अभी हम इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। इस तरीके से यहाँ पर डेवलपिंग फॉलिकल्स देखने को मिलते हैं, और जब ये फॉलिकल फटते हैं, ठीक है, जब ये फॉलिकल फटते हैं तो इसमें से एक संरचना बाहर निकलती है, और इसको हम बोलते हैं द्वितीयक अंडक या सेकेंडरी oocyte। और इस प्रक्रिया को बेटा, जिसमें द्वितीय कंडक बाहर निकल रहा है, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन, ठीक है। इसके बाद बेटा यहाँ पर एक संरचना बचती है, ठीक है। तो परिधीय भाग में आपको, हाँ, डायग्राम जितना क्लियर हो सकता है, जितना बड़ा बना सकते हो उतना बड़ा बनाओ, आपके लिए अच्छा रहता है, आपको समझने में आता है। तो परिधीय भाग में, ठीक है, आपको पेरीफेरी में क्या देखने को मिलता है, आपको पेरीफेरी में देखने को मिलता है बेटा परिवर्धित हो रहे अंडाणु या परिवर्धित पुटिकाएं। परिधीय भाग में हमको देखने को मिलती हैं परिवर्धित हो रही पुटिकाएं, इन्हें हम बोलते हैं डेवलपिंग फॉलिकल्स, ठीक है। और सेंटर में आपको क्या देखने को मिलता है, इसमें आपको देखने को मिल रही हैं रक्त वाहिनियां, है ना, आर्टरीज और वेन्स, ठीक है। और इसी ओवरी में ये जब पुटिकाएं फटती हैं तो जो संरचना बाहर निकलती है, इसको हम बोलते हैं द्वितीय कंडक, सेकेंडरी oocyte, और इस प्रक्रिया को हम अंडोत्सर्ग कहते हैं।
हो सकता है आप में से कुछ ने ये बात सुनी हो क्लास 10th में जब आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा हो, क्योंकि क्लास 10th में भी बोर्ड्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था कि ओव्यूलेशन क्या होता है। और अगर आप लोगों ने ये नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है 10th में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बिल्कुल भूल जाइए। आगे जब बेटा हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ा दूंगी। क्लियर है या नहीं? यस। पुटिका क्या होता है? अभी छोड़ दो, अभी छोड़ दो, आगे पढ़ाऊंगी। हाँ 11th में भी है मैम। 11th में कहाँ है बेटा? हाँ वो हॉर्मोन्स वगैरह में थोड़ा बहुत बताया है, पर डिटेल में यही पढ़ेंगे। हाँ 10th में ये टॉपिक आता है, आई नो। ह्यूमन रिप्रोडक्शन 10th में है बेटा, जनन तो आप लोग 10th में भी पढ़ते हैं। वाई आर नॉट ईटिंग दिस वसु? Papa, यस what I did this. यू लाइक। I told you to stay with यू कैन हैव मेलन। there. मैम एक बार मेरी भी सुन लो प्लीज। सुनाओ बेटा, अपनी भी सुना दो। देखो अभी हमने क्या पढ़ा, ओवरी के बारे में, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में एक फ्लो चार्ट बनाया था खत्म करने से पहले क्लास को, जिसमें हमने देखा था कि मादा में एक प्राथमिक जननांग होता है जिसमें एक जोड़ी अंडाशय आते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ द्वितीयक जननांग होता है। द्वितीय जननांग में हमने देखा नलिकाएं आती हैं, फिर आपकी बाह्य जननेंद्रिय आती है, उसमें हमने देखा था स्तनग्रंथियां आती हैं, ठीक है। अब जो प्राथमिक जननांग है जिसे हम अंडाशय कहते हैं, एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं फीमेल्स में, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों है बेटा? क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर युग्मक भी बनते हैं। युग्मक क्या बनेगा यहाँ पर? फीमेल्स है तो अंडाणु बनाएंगे, मेल्स के अंदर शुक्राणु बनते थे। और दूसरा बेटा यहाँ पर जो भी जनन संबंधी हॉर्मोन्स हैं वो भी बनेंगे। ये तो हमने लेक्चर नंबर 1 में ही देख लिया था ना, लेक्चर नंबर 1 में ही हमने पढ़ा था, हैप्पी बर्थडे नवनीत, कि जो प्राथमिक जननांग होते हैं क्या करते हैं, यहाँ पर युग्मक निर्माण होता है और यहाँ पर जनन संबंधी जो भी हॉर्मोन्स हैं वो बनते हैं और वहां से बाहर निकलते हैं, ठीक है। आगे बेटा ये जो आपके अंडाशय होते हैं फीमेल्स में एक जोड़ी, ये आमंड शेप्ड होते हैं, बादाम के आकार के होते हैं, ठीक है। और इनकी लंबाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। फिर अंडाशय अपनी जगह पे पाए जाते हैं कैसे, ठीक है। अब पेल्विक गुहा क्या होती है जरा उस पर हम बात कर लेते हैं। तो देखो ये एक इंसान बनाते हैं अपन, ठीक है, समझाने के लिए है। ठीक है, यहां पर बेटा एक संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम। क्या होती है? डायफ्राम। ये डायफ्राम शरीर को 2 भागों में विभाजित करता है, या धड़ को, शरीर को नहीं धड़ को बोलेंगे। डायफ्राम जो होता है ये आपका जो धड़ है, गर्दन से लेकर के आपका जो जांग जहां से शुरू होती है वो वाला हिस्सा, ये आपके ट्रंक या धड़ को 2 भाग में विभाजित करता है। डायफ्राम के ऊपर आपकी वक्षीय गुहा, डायफ्राम के नीचे आपकी उदर गुहा। वक्षीय गुहा में बेटा आपके फेफड़े होते हैं, आपका हृदय होता है, और उदर गुहा में आपके बाकी के सारे अंग होते हैं जो आपको पता है, आमाशय हो गया, यकृत हो गया, लिवर हो गया, आपकी इंटेस्टाइन्स वगैरह हो गई, किडनीज वगैरह, ये सब, ठीक है, नीचे होता है। तो यहीं पर बेटा एक और गुहा होती है और इसे हम बोलते हैं पेल्विक गुहा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पेल्विक गुहा, ठीक है। डायाफ्राम के ऊपर हो गई बेटा आपकी वक्षीय गुहा, और डायफ्राम के नीचे हो गई आपकी उदर गुहा। बनाना नहीं है, केवल समझाने के लिए है। बनाना चाहे तो आप बना भी सकते हैं, ठीक है। तो बॉडी के अंदर जो आपका धड़ है इसमें ऊपर वक्षीय गुहा हो गई, फिर उदर गुहा हो गई, उदर गुहा के भी नीचे वाला भाग
छोटी सी एक पेल्विक गुहा होती है जहां पर सारे जनन अंग उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, डायग्राम का नाम तो बता दो बेटा। ये आपका अंडाशय का डायग्राम है, दिस इज ओवरी। देखो ना यहाँ लिखा तो है भाई, ये जो ओवरी है ये स्नायु के द्वारा, ठीक है, ओवरी अपनी जगह पे कैसे है, ये इधर आप देखेंगे तो एक तरफ बेटा ये आपकी गर्भाशय भित्ति से जुड़ रही है, ठीक है, दूसरी तरफ ये आपके पेल्विक गुहा में तो उसकी भित्ति से जुड़ेगी। हाँ हाँ लकी, है ना, प्लस तो सभी के लिए है ना, तो बच्चों को क्यों नहीं मिल रहा है ये? हाँ हाँ हाँ, कहना है इसको थोड़ा सिंपल करो प्रोसेस को बेटा। जो प्लस है वो सभी के लिए है, जैसा कि मैंने कहा था, प्लस सभी के लिए है। निशा आप परेशान ना हो, आपको अलग से कोई इन्फिनिटी नहीं खरीदना है। जो आपने 35,000 का जो बैच खरीदा है इसी में बेटा आपको प्लस भी मिलेगा, सो जस्ट डोंट वरी, ओके, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो मैंने क्या बोला, ये जो ओवरीज हैं ये अपनी जगह पर किसकी वजह से जुड़ी हुई है, अपनी जगह पर किसके कारण टिकी हुई हैं, तो इनको बेटा स्नायु जोड़ते हैं, लिगामेंट्स, ठीक है। लिगामेंट्स एक तरीके के कनेक्टिव टिश्यू हैं, संयोजी ऊतक है। अब संयोजी ऊतक का नाम ही संयोजी इसलिए क्योंकि ये बॉडी के अंदर ऑर्गन्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा जो संयोजी ऊतक है उसको हमने, संयोजी ऊतक का ही एक प्रकार है लिगामेंट्स। अभी आप बस इतना मान के चलिए, जो लिगामेंट्स हैं ये लिगामेंट्स ओवरी को उसकी जगह पर बनाए रखते हैं। कैसे? तो एक तरफ बेटा ओवरी आपकी इस गर्भाशय की भित्ति से जुड़ी हुई है, ठीक है, तो ओवरी गर्भाशय की भित्ति से जिस लिगामेंट की मदद से जुड़ी है उसको हम ओवेरियन लिगामेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम ओवेरियन लिगामेंट्स कहते हैं। क्लियर है? हाँ जी, ओवरी, गर्भाशय, ये गर्भाशय है, गर्भाशय, अभी मैं इसका 3D भी दिखा दूंगी, गर्भाशय की भित्ति से जुड़ी है ओवेरियन लिगामेंट्स की मदद से। और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये आपके पेल्विक गुहा में है ना, तो पेल्विक गुहा की भी तो एक भित्ति होगी ना, बॉडी के अंदर एक कैविटी है, उस कैविटी की भी तो वॉल है ना, उस पेल्विक गुहा की भित्ति से भी बेटा ये जुड़ी हुई है सस्पेंसरी लिगामेंट्स की मदद से। ठीक है, चलिए आइए जरा अब इसका 3D निकालते हैं। कर लो बेटा, जितना आतंक मचा सकते हो मचा लो, है ना। नहीं नहीं, और 45 मिनट, कोई ऐसा पछतावा नहीं रहना चाहिए कि 45 मिनट में यूटिलाइज नहीं कर पाया, है ना। चलिए देखो, ये बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, इधर आप देखिए, ये आपकी ओवरीज है, ठीक है, ये आपका गर्भाशय है, यूट्रस, ठीक है, और आप देख सकते हैं कि ओवरी गर्भाशय से जुड़ी हुई है, ठीक है। ओवरी सेंड टू स्टूडेंट कर दिया मैंने। ओवरी गर्भाशय से कैसे जुड़ी हुई है? ओवेरियन लिगामेंट्स की मदद से, ठीक है। इसमें आपकी सस्पेंसरी लिगामेंट्स नहीं दिखाई है बिकॉज इसमें पेल्विक कैविटी नहीं दिखाई है। ये जो पूरा सिस्टम है ये गुहा के अंदर पाया जा रहा है ना, और उस गुहा को बेटा हम पेल्विक गुहा कहते हैं, ठीक है। तो ओवरी गर्भाशय की भित्ति से जुड़ी है ओवेरियन लिगामेंट्स की मदद से, और यही ओवरी चारों तरफ पेल्विक गुहा से भी जुड़ी हुई है, पेल्विक गुहा की भित्ति से भी जुड़ी हुई है, और उससे जोड़ने के लिए बेटा जो लिगामेंट्स है उसको हम सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं। एनसीईआरटी ने केवल स्नायु लिख दिया है कि वो लिगामेंट्स की मदद से जुड़ी है। एनसीईआरटी ने ओवेरियन लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट्स अलग से नहीं बताया है, वो मैंने आपको एडिशनल बताया, ठीक है। अब जरा इसको हम अंदर से देखते हैं। तो अंदर से आप देखेंगे कि ये हो गया आपका गर्भाशय, ठीक है। गर्भाशय से आप देखें, यहां से ये आपकी निकली है फैलोपियन नलिका जिसको हम डिंब वाहिनी कहते हैं। अब डिंब वाहिनी में भी बेटा आप देखेंगे ये जो पतला सा पथ होता है जो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी, ये बेटा पतला सा पथ संकीर्णक कहलाता है। संकीर्णक का मतलब ये होता है जो बहुत संकीर्ण है, ठीक है ना, पतला है, नैरो, ठीक है। तो ये जो पतला सा पथ है बेटा इसको हम संकीर्णक कहते हैं, है ना। अब ये बेटा संकीर्णक थोड़ा सा आगे फूला हुआ होता है और उस फूले हुए पोर्शन को हम एम्पुला या तुम्बिका कहते हैं। और कहीं पर भी अगर आप एम्पुला वर्ड सुने, तुम्बिका वर्ड सुने, तो एम्पुला वर्ड का मतलब ही है हल्का सा फूला हुआ, ठीक है, थोड़ा सा चौड़ा। इसके बाद बेटा इसका ये वाला जो भाग है ये आगे जाकर के थोड़ा सा ऐसे कीप तो आप सबने देखा होगा ना, बोतल में अगर हमें बड़ी कैन से तेल निकालना होता है तो हम छोटी बोतल के मुंह पे कीप रखते हैं,
ठीक है ना, और उस कीप में हम तेल डालते तो आसानी से चला जाता है। तो यहाँ पर बेटा ये कीप नुमा आकार का होता है फेलोपियन ट्यूब, और इस कीप नुमा आकार के आगे ऐसे उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं। उस कीप को हम, या कीप नुमा आकार को हम कीपक कहते हैं, और जो उंगली नुमा संरचनाएं इससे निकल रही हैं इसको हम झल्लरी या फिम्ब्रिये कहते हैं। ठीक है, झल्लरी क्या है, उंगली नुमा संरचनाएं हैं। तो यहाँ बेटा आप देख सकते हैं, दिख रहा है आपको या नहीं, कि जो झल्लरी है और जो ओवरी, इसके बीच में कुछ खाली जगह है। ठीक है, तो ओवरी से जब अंडाणु निकलेगा, जो मैंने द्वितीय कंडक लिखाया है, ठीक है, जब द्वितीय कंडक निकलेगा तो ये जो झल्लरी है, ये जो उंगली नुमा संरचनाएं हैं, ये उस द्वितीय कंडक को पकड़ करके इसमें ले जाती हैं फेलोपियन नलिका में। ठीक है, क्लियर है। पीसीओडी क्या होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसमें क्या होता है बेटा, आपकी ओवरी के अंदर छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं। हाँ, गांव में कुप्पी कहते हैं, दैट यस विश्वास वही है। ठीक है, अभी क्लियर हुआ बेटा, मैंने सेंड टू स्टूडेंट कर दिया है। ये हो गया आपका यूट्रस, जिसको हमने गर्भाशय बोल दिया। अब यूट्रस के बेटा ये वाला जो इसका यूट्रस का भाग है, यहां से जो पतला सा पथ शुरू होता है, इसको हम बेटा सर्वाइकल कैनाल या ग्रीवा नलिका बोल देते हैं, ग्रीवा नाल बोल देते हैं। ठीक है, ये ग्रीवा नाल आगे जाकर के जिसमें खुलती है, दिस इज वेजाइना। ठीक है, अब ये जो वेजाइना है, याद करिए हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि जो बाह्य जनेंद्रिय शिशन होता है मेल्स का, वो फीमेल के अंदर डिपॉजिट करता है अपने वीर्य को, जिसको हमने वीर्य सेचन कहा था, मतलब वो जो भी सीमेन निकलेगा उसको फीमेल के अंदर भेजता है। तो वो जो बेटा पेनिस होता है, शिशन होता है, वो इसी वेजाइना में एंटर करता है। तो वेजाइना केवल एक ओपनिंग नहीं है, वेजाइना एक नलिका नुमा संरचना है। ठीक है, जिसके अंदर वो शिशन एंटर करता है। क्लियर है। हाँ, स्पर्म कहां से अंदर प्रवेश करते बेटा, यहीं इसी वेजाइना से करते हैं। क्लियर हो गया। इन्फिनिटी प्रैक्टिस हिंदी में कब होगा, सब होगा। कृष्णा थोड़ा सब्र रखो यार, अभी चैप्टर तो होने दो। शालिनी कोरी लिख रही है, कोई मेरा फ्रेंड बनेगा। शालिनी आप ब्लॉक हो जाओगी, मैं आपको इतना बता सकती हूँ। बिल्कुल यूज कर सकते हो आकर्ष। एनसीईआरटी तो आप कहीं की भी रखो, लेकिन एंड में आप जो मैंने एनसीईआरटी बोली है वो पढ़िए। वासु अब अति हो गई है, कुछ नहीं होता है। आई टोल्ड यू टू ईट वाटरमेलन। पानी से खेल रहे हैं मम्मा, कुछ नहीं। आउट। डन है, क्लियर है। ये लिगामेंट का काम क्या रहता है बेटा, लिगामेंट जोड़ने का काम कर रहा है। डन। तुम डर गए। ये औलाद सामने बैठी, ये नहीं डर रही है, तुम लोग डर रहे हो वहां से हैं। ये भी डर जाए थोड़ा तो भला हो जाए मेरा। आगे बढ़े। तो ये सबको क्लियर हो गया बेटा। मशीन गन मिलेगी बेटा जब मेरी क्लास हो जाएगी उसके बाद, और अगर तुमने शांति से वाटरमेलन फिनिश किया तब। सो फर्स्ट फिनिश योर वाटरमेलन, देन आई कैन गिव यू योर गन। आउट। वासु एसी चल रहा है ना, यू हैव टू क्लोज द डोर, रूम ही ठंडा नहीं होगा। चलिए, अंडाशय हो गया, ओवरी डन। अब हम बात करते हैं आगे। अब हम द्वितीयक जननांग पे आते हैं। डाउट्स बाद में देख लूं, मर तो नहीं जाएंगे तब तक, सांसें चलती रहेंगी ना, कि नहीं मैम डाउट नहीं देखोगे तो सांसें रुक जाएंगी। हाँ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा ना कि रुक रही है बिल्कुल सांस, मतलब डाउट देख लो मैडम हम मर ही जाएंगे बिल्कुल आखिरी सांस, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। डाउट्स पढ़ो कम, डाउट ज्यादा। जब पढ़ोगे नहीं तो डाउट्स ही आते रहेंगे, शांति से पढ़ोगे तो कोई डाउट नहीं आएगा। मरे ही जा रहे हैं कतई। चलो, अरे यार अब हम बात करते हैं, कतई इज नॉट अ बैड वर्ड, द्वितीयक जननांग की। जननांग, और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी सहायक नलिकाओं की। हाँ
सच में मतलब अति मचा दिए बिल्कुल। तो हम इतने कंफ्यूज हैं, हम औलाद को अंग्रेजी सिखाएं कि हिंदी। हमें यहाँ अति क्या होता है मम्मा? और क्या पूछा था अभी? हाँ क्या? कतई, कतई इज अ बैड वर्ड मम्मा। कतई क्या होता है मम्मा? कतई इज अ बैड वर्ड। AK-47 ही है उसके पास, मशीन गन तो उसने तोड़ ताड़ के बराबर कर दी। यू गॉट AK-47 yesterday, राइट? हाँ, उसके लिए मेहनत करो, बहुत बड़ी मशीन गन चाहिए तो। द्वितीयक जननांग की अगर हम बात करें बेटा, तो सबसे पहले आती है इसमें सहायक नलिकाएं या एसेसरी डक्ट्स। सहायक नलिकाओं में फैलोपियन नलिका से स्टार्ट, ट्यूब, ट्यूब डक्ट, नलिका क्या होता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें फैलोपियन डक्ट की, जिसे हम अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी भी बोल देते हैं। डोंट डू दैट। फैलोपियन ट्यूब या वासुदेव, आप जिंदा क्यों हैं बेटा? हम्म, वो पानी पे आ दिया। यस, नोट करो भाई। चलिए, तो सबसे पहले बेटा इसका ये भाग, इसको हम बोलेंगे कीपक, ठीक है? कीपक से इस तरीके से जो निकलती हैं इन्हें हम बोल देते हैं झल्लरी। कीपक आगे जाकर के इस तरीके से फूला हुआ, आई लव द वे वो पीछे पीछे कमेंट्री कर रहे हैं। आई एम सेइंग कीपक, इसकी प्री नर्सरी में मैम थी, उनका नाम दीपा था। आई एम सेइंग कीपक एंड ही इज लाइक दीपा तो मैम भी होती है। चलो, तो ये बेटा आपके पार्ट्स हो गए फेलोपियन ट्यूब के, ठीक है? हाँ, पेल्विक कैविटी समझ में नहीं आ रहा क्या? श्रोणी, हाँ हाँ हाँ, पेल्विक कैविटी श्रोणी गुहा। हाँ, मैं कैसे भूल गई बताओ? यस, पेल्विक कैविटी श्रोणी गुहा, मैंने पेल्विक गुहा लिखा है, श्रोणी गुहा। श्रोणी गुहा वो जो आपकी ये श्रोणी अस्थि बनाती है ना, लास्ट ईयर पढ़ा था लोकोमोशन मूवमेंट में, पेल्विक कैविटी पढ़ी थी ना, जो आपकी हिप बोन्स होती हैं, विच इज योर दिस क्या बोलते हैं इसको, कॉक्सल बोन है ना, कॉक्सल बोन जो 3 से मिलकर बनी है, इलियम इस्चियम प्यूबिस। तो दोनों आपकी जो हिप बोन आपस में जुड़ती हैं, उसके बीच में जो गुहा है उसको बेटा हम पेल्विक गुहा कहते हैं। थैंक यू बेटा जिसने भी ये श्रोणी गुहा वर्ड बताया। डन, चलो डन। अब बेटा इसमें ये वाला जो भाग है इसे हम बोलते हैं झल्लरी या फिम्ब्रिये। इस भाग को हम बोलते हैं कीपक या इनफंडिबुलम। इसको हम बोलते हैं तुम्बिका और एम्पुला। मैं बार बार लिख रही हूँ, बार बार, जिससे कि आपकी चीजें रिवाइज होती रहें। ये हो गया बेटा आपका संकीर्णक, जिसे हम बोलते हैं isthmus. If you want your gun, you have to finish your watermelon. चलिए, संकीर्णक बेटा कौन सा? अंतिम भाग जो गर्भाशय में खुलता है, ठीक है? फैलोपियन ट्यूब का लास्ट पार्ट होता है संकीर्णक, जो कि जाकर के आगे यूट्रस में खुल जाता है, ठीक है? इसका अगर हम तुम्बिका की बात करें, ये
सबसे चौड़ा भाग होता है, सबसे चौड़ा भाग जहां अंडाणु व शुक्राणु का निषेचन होता है या संलयन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में आ चुका क्वेश्चन है ये, ठीक है। हाँ, कि निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो फर्टिलाइजेशन आपके तुम्बिका भाग में होता है, फेलोपियन ट्यूब के। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनफंडिबुलम क्या होता है बेटा, तो इनफंडिबुलम ये कीप नुमा आकार का भाग या कीप नुमा आकार होता है इसका, जिससे झल्लरी या जिससे झल्लरी निकलती हैं। और झल्लरी क्या होती है मैडम, तो झल्लरी बेटा उंगली नुमा संरचनाएं जो अंडाशय से निकले अंडाणु को फैलोपियन नलिका में ले जाती है, ठीक है। तो जो भी तृतीय कंडक निकलता है आपके अंडाशय से, उसको बेटा यही झल्लरी होती है जो पकड़ करके कहाँ अंदर ले जाती है आपकी फैलोपियन नलिका में, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा जो भी द्वितीय कंडक है या जिसको हम सेकेंडरी साइड बोलेंगे, ये झल्लरी बेटा इसको पकड़ करके अंदर ले जाएंगी, ठीक है। ये झल्लरी इसको पकड़ करके अंदर ले जाएंगी और इस भाग में आपके तुम्बिका भाग में अंडाणु और शुक्राणु का आपस में निषेचन होता है, ठीक है। कितना बना लीजिए। हाँ, झल्लरी को फिम्ब्रिये भी कहते हैं क्या, हाँ बेटा तनिष्क लिखा है ना, झल्लरी को ही तो फिम्ब्रिये लिखा है अपन ने। टीवी दे ऑन करो और यहाँ पर अपना वाटरमेलन खाओ। ब्रिंग द फॉक वासु, ब्रिंग द फॉक इमीडिएटली, यू जस्ट केप्ट देयर। It is there. You were playing with it, huh? Just fine, just fine. लिख लीजिए बेटा, ये लो। Switch on the TV. Go and watch Blippi. लिख लो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से लिखो। झल्लर क्या होता है बेटा, ये बता। अभी 3D में भी तो दिखाया था वो उंगली नुमा संरचनाएं जो अंडाशय को चारों तरफ से घेरी हुई थी। हाँ, डन डन डन। 11th का वन शॉट बताएंगे, अभी सब बताएंगे, आज से मैंने कहा ना देंगे। क्लियर मैम, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, थैंक यू हर्षित। एक कपड़े की दुकान पर रहता हूँ, वहीं से क्लास कुछ लोग आ गए थे। आई रियली हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इतने बच्चे मतलब मेहनती हैं बेचारे, घर की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं, खेती बाड़ी भी देख रहे हैं, उसके बाद क्लास भी देख रहे हैं। और बेटा मैं आप ही लोगों के लिए बता रही हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों के लिए वरदान है, ठीक है ना। वरदान इसलिए क्योंकि जो लोग घर के काम के साथ क्लासेस ले रहे हैं वो कोशिश करते हैं कि क्लासेस लाइव लें, लेकिन फिर भी अगर जैसे अभी उस बच्चे ने बताया मैम ग्राहक आ गया था तो मैं थोड़ा बिजी हो गया, तो बेटा
लेक्चर को जहां से आपने नहीं देख पाया उतना पीछे करिए और वहां से देखना शुरू कर दो। यस, थैंक यू सीताराम। बोर्ड में क्वेश्चन कैसे है नैन्सी? बोर्ड्स की क्लासेस आपको अलग से मिलेंगी यार, बोर्ड्स की क्लासेस, उसके लिए शायद आपको इन्फिनिटी वगैरह कुछ बैच लेना है। बाकी योगेश सर आपको बता देंगे, ठीक है, मैं उनको बोल दूंगी। कल मैं देख रही थी योगेश सर की क्लास चल रही थी, तुम लोग लगे पड़े थे। मेरे बच्चे नाम कमा के आए हैं भाई कल क्लास में, बहुत बढ़िया आंसर किया तुम लोगों ने। मैं भी आई थी क्लास में। थैंक यू रीनू परमार। सागर, ओके, आप हार्डवेयर की दुकान पे हैं? वाह यार। और बेटा ऐसे ही बच्चे मेहनत करके सिलेक्शन देते हैं। आपने देखा होगा, आपसे पहले भी कुछ बच्चे जो हमारे यहाँ से निकले हैं, सारे हिंदी मीडियम के नहीं है, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हमारे यहाँ से निकले हैं। एक बच्चा जो कि मोबाइल के कवर बेचता था, रेडी लगाता था उसकी, ठीक है, मोबाइल के कवर बेचता था। ऐसे ऐसे बच्चों के सिलेक्शन हुए। तो हार्डली मैटर्स आप क्या काम कर रहे हैं, आपकी मेहनत है बेटा जो सिलेक्शन करवाती है, ठीक है। हर कोई, हर बच्चा मजबूर है, कोई पर्सनल लेवल पे मजबूर है, कोई फैमिली लेवल पे मजबूर है, कोई सोसाइटी के लेवल पे मजबूर है, हर बच्चा मजबूर है। लेकिन उस मजबूरी को ही गिनाते रहोगे और उसको आप बहाना लेकर के पढ़ाई नहीं हो पाएगी, आप उसका बहाना में मैडम हम तो ये काम करते हैं इसलिए हम नहीं पढ़ पाए, तो बेटा ये आपकी मूर्खता रहेगी, ठीक है। आप खुद को मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि करने वाले बेटा कर रहे हैं। और आपके सामने ऐसे एग्जाम्पल, एक कश्मीर का बच्चा था, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, अलग सर ने उसका इंटरव्यू लिया हुआ है, वो रोटी सब्जी बना करके बेचता था सुबह उठते ही, रोड साइड पे दिन भर रोटी सब्जी बेचता था बना करके, और शाम होते ही जब खत्म हो गए थे, कश्मीर में जल्दी दुकानें बंद हो जाती, फिर वो पढ़ने बैठा करता था। कर रहे हैं ना एमबीबीएस, और अच्छे नंबर ला करके बच्चे मेडिकल कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बस बॉर्डर पे आकर के कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सब समझ में आ गया? चलिए, फेलोपियन नलिका जो होती है बेटा, इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, तो आप ये भी यहीं लिख लो, 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, ठीक है। डेटा आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा हो गया बेटा सहायक नलिकाओं में आपका गर्भाशय, इसे बेटा हम बोल देते हैं बच्चादानी, ठीक है, गर्भाशय या बच्चादानी। बच्चादानी इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि यही वो भाग है जहां पर 9 महीने तक बच्चा रहता है, पलता है, बढ़ता है, ठीक है, यूट्रस, वूम्ब और हिस्टेरा, ठीक है। हाँ जी, कोई बात नहीं यासिर खान, कोई बात नहीं, लाइव लें, रिकॉर्डेड लें, कैसे भी क्लास लें, पर क्लास जरूर लें बस, ठीक है। हिस्टेरा, ये बेटा आपका उल्टे नाशपाती के आकार का होता है, पहली चीज, उल्टी नाशपाती, इन्वर्टेड पियर शेप्ड, इन्वर्टेड पियर शेप्ड, उल्टी नाशपाती के आकार का होता है, ठीक है। इसकी भित्ति में 3 स्तर पाए जाते हैं, यानी कि 3 लेयर्स पाई जाती है। सबसे पहली बाहरी, जिसे हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेशी, अंतःजन स्तर, मध्यजन स्तर और बाह्यजन स्तर। बाह्यजन स्तर, ठीक है, इसे हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम, ठीक है।
मध्य में जो होती है बेटा, इसको हम बोलते हैं, ऐसे लिख लो, मध्य जन स्तर। इसे हम मायोमेट्रियम कहते हैं, या एक काम करते हैं, इसको भी बाह्यजन स्तरी कर लेते हैं, ठीक है। बाह्यजन स्तर मतलब सबसे बाहरी वाली जो होती है, इसे हम पेरीमेट्रियम कहते हैं। बीच वाली को मध्यजन स्तर या वासु क्लोज द डोर, मायोमेट्रियम कहते हैं। और जो सबसे अंदर वाली है, इसको हम अंतःजन स्तर या एंडोमेट्रियम कहते हैं। जो बाह्यजन स्तर होती है बेटा, ये पतली होती है और उपकला ऊतक की बनी है। वह संयोजी, उपकला और संयोजी ऊतक की बनी है, ऐसे लिख देते हैं। उपकला और संयोजी ऊतक की बनी होती है। मध्यजन स्तर सबसे मोटी होती है और पेशी ऊतक की बनी होती है। जबकि जो अंतःजन स्तर होती है, सबसे अंदर वाली, ठीक है ना, ये आपकी ग्रंथिल यानी कि ग्लैंडुलर, इसमें ग्रंथियां होती हैं और संवहनीय होती है। संवहनीय मतलब कि इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। और यही बेटा अंतःजन स्तर है जो हर महीने टूटती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर महीने बनती है कि इसको उम्मीद होती है कि शायद इस महीने निषेचन हो जाए तो बच्चा बन जाए, तो हमें उसको 9 महीने प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उसको जगह देनी पड़ेगी। तो ये ग्रंथिल होती है, संवहनी होती है, तो हर महीने ये बनती और टूटती है, ठीक है। हर माह टूटती और बनती है, ठीक है। चलिए अब इसका अगर हम डायग्राम बनाएं, तो व्हाट आर यू डूइंग, जो सबसे बाहर वाली इसकी लेयर है, ठीक है, जो इसकी सबसे बाहर वाली लेयर है, जिसको हमने क्या बोला, पेरीमेट्रियम। ये इधर का बहुत गंदा बना है, ठीक है। इसको हम बोल देंगे बेटा पेरीमेट्रियम। ये जो सबसे बाहर वाली बेटा लेयर है, इसको, या सबसे बाहर की जो कवरिंग है, आवरण है बेटा, इसी को हम बोल देंगे पेरीमेट्रियम। क्या बोल देंगे इसको हम, पेरीमेट्रियम या बाह्यजन स्तर, ठीक है ना। इसके सबसे अंदर वाली जो है, सबसे अंदर वाली, ठीक है, ये है बेटा आपकी एंडोमेट्रियम, जिसे हमने अंतःजन स्तर बोला, एंडोमेट्रियम। और जो बीच में है बेटा, ये हो गई आपकी वासु अगेन ये हो गई बेटा आपकी मायोमेट्रियम।
मैंने क्या बोला बेटा कि जो एंडोमेट्रियम है ये वो लेयर है जो हर महीने टूटती है और हर महीने दोबारा बनती है, ठीक है। बस होगा आउटसाइड, चलो टीवी ऑन करो, आउट आउट इमीडिएटली ऐसे। I'll give you after class if you'll not trouble me for next 15 minutes, ठीक है ना। तो फीमेल्स में हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, ठीक है। पीरियड्स, बहुत सरल भाषा में उसको पीरियड्स कहते हैं, ठीक है। तो फीमेल्स में प्यूबर्टी के बाद, प्यूबर्टी मतलब जैसी किशोरावस्था शुरू होती है, हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, हर महीने आर्तव चक्र आता है, पीरियड्स आते हैं। उस दौरान बेटा जो ब्लीडिंग होती है 3 से 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, ठीक है, उस ब्लीडिंग में बेटा यही एंडोमेट्रियम टूट रही है और ये बाहर रक्त के रूप में निकल रही है, ठीक है। और हर महीने ये वापस से बन रही है। अब उस टाइम पर लड़कियों में क्रैम्पिंग होती है। क्रैम्पिंग इज पेट में दर्द होना, ऐसा लगता है पेट में मरोड़ आ रहे हैं, दर्द हो रहा है, ठीक है। सब में नहीं होता है, कईयों में होता है, बहुतों में होता है। बहुतों में पेट में दर्द, किसी किसी को आने से पहले हाथ पैर में दर्द, बुखार आना, ठीक है। सब में अलग अलग लक्षण होते हैं। इनको हम पीएमएस कहते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने से पहले कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, इनको हम प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स कहते हैं। प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स अलग अलग लड़कियों में अलग अलग तरह के होते हैं। किसी में पिंपल्स आना, छोटे छोटे एक्नेज हो जाना, ठीक है। किसी में एकदम शरीर का ऐसा हो जाना कि बिल्कुल मरी गया, अब जान ही नहीं बची शरीर में, ठीक है। तो किसी में हल्का सा बुखार आ जाना, तो किसी में पेट में बहुत जोर दर्द होना। सब में अलग अलग तरीके के लक्षण होते हैं। इन लक्षणों को हम मिला करके पीएमएस यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स कह देते हैं। किसी किसी में नहीं भी दिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटा जो पेट में दर्द होता है, जिसको हम क्रैम्पिंग या इठन कहते हैं, वो क्यों होता है बेटा? वो इस मायोमेट्रियम के संकुचन। अब ये मायोमेट्रियम किसकी बनी है? पेशी ऊतक की बनी है, ठीक है। अब पेशियां हैं तो बेटा पेशियों में तो संकुचन होगा। हमने लास्ट क्लास में 11th में पढ़ा है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जिसमें हमने पढ़ा है कि जो आपकी मसल्स होती हैं वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है। एसी रनिंग ना, तो जो मसल्स में बेटा कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, वही बेटा कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के चलते आपकी एंडोमेट्रियम जो है वो टूटती है और यही एंडोमेट्रियम बेटा बाहर ब्लड के फॉर्म में निकलती है, ठीक है। यही एंडोमेट्रियम जो है ये ब्लड के फॉर्म में बाहर निकलती है, ठीक है। अब हमने बोला कि यहां पर जो यूट्रस होता है, इस यूट्रस के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से 3 भाग होते हैं बेटा? तो एक भाग होता है बेटा इसका इसको हम बोल देते हैं ये भाग होता है बेटा फंडस, ठीक है। ये पहला भाग होता है जिसे हम बोल देते हैं फंडस। फंडस। फिर दूसरा भाग आता है बेटा, दूसरा भाग हो गया आपका ये, इसको हम बोलते हैं बॉडी। जो दूसरा भाग होता है इसे हम बोलते हैं काय, यानी कि ये मेन बॉडी हो गई। और जो इसका तीसरा भाग होता है बेटा, इस तीसरे भाग को हम बोलते हैं सर्विक्स या ग्रीवा। इस तीसरे भाग को हम बोलते हैं ग्रीवा या सर्विक्स, ठीक है। मैंने आपको बोला कि जो इसको थोड़ा थिक कर दें क्या? ठीक है, क्लियर दिख रहे हैं? ठीक है। जो हमने बोला कि बच्चा 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है, तो जो अंतर रोपण होता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जो अंतर रोपण होता है वो अंतर रोपण इसी बॉडी में होता है,
सॉरी फंडस में होता है, ठीक है। इसी फंडस में अंतररोपण यानी कि इम्प्लांटेशन होता है। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन कहाँ होता है बेटा? इम्प्लांटेशन आपके गर्भाशय के फंडस भाग में होता है। वॉइस में क्या इश्यू आ रहा है भाई? सुमंत नहीं, इंसान बनो जानवर नहीं। ही इज आस्किंग पीरियड्स के टाइम पे सेक्स कर सकते हैं क्या? ओ माय गॉड, हाउ रबिश। नम्रता ने भी कुछ अभी पूछा, मैं भूल गई, देखो ये पढ़ा था। जेपी इसके बारे में हम बताएंगे जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तब। नम्रता पूछ रही है कि मैम अंतररोपण क्या होता है? बेटा लेक्चर नंबर 1 एक बार जाकर के देखिएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा क्या होता है अंतररोपण। और अगर आपने वो देखा हुआ है तो फिर अभी रुक जाओ, जब मैं आपको आगे अंतररोपण पढ़ाऊंगी तो एक पूरी क्लास रहेगी बेटा अंतररोपण पर, पूरी क्लास, ठीक है। तो अभी उसको छोड़ दीजिए। पीरियड्स का पेन कैसे कम करें दीपाली? मेडिसिन भी आती है पेन के लिए, पर हम बोलते हैं कि अवॉइड करो, ठीक है। मेडिसिन अवॉइड करो। थोड़ा पेट की सिकाई कर लो, गर्म चीजें जैसे चाय कॉफी वगैरह पी लो, उससे थोड़ा आराम मिल सकता है। सिकाई कर लो पेट की, है ना। डन। वाइट डिस्चार्ज क्यों होता है बेटा? वाइट डिस्चार्ज पीएमएस भी है, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम भी इसको हम बोल सकते हैं। और जब अंडोत्सर्ग होता है तब भी थोड़ा बहुत वाइट डिस्चार्ज होता है, ठीक है। आहिना पूछे मैम फंडस क्या होता है? बेटा फंडस, बॉडी और सर्विक्स, ये गर्भाशय के 3 पार्ट हैं। डायग्राम में प्रॉपर बता रही हूँ यार, आप क्या नहीं समझ में आ रहा है? डन। इसी के साथ हो गया बेटा आपका सेकंड यानी कि गर्भाशय। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट जो आपकी सहायक नलिका है उसमें आ जाता है बेटा आपका ग्रीवा, जिसे हम बोलते हैं सर्विक्स, ठीक है। वैसे तो जैसा मैंने भी आपको बताया, ये जो गर्भाशय होते हैं, उल्टी नाशपाती आप सबने देखी होगी, ठीक है ना। तो नाशपाती के आइसक्रीम नहीं खाया करो, आइसक्रीम उल्टा ठंडी है आपको और नुकसान करेगी। अगर पेन बहुत ज्यादा है तो उस टाइम पर यू कैन डू सिकाई, है ना, वो जो हॉट वाटर बैग आता है या गर्म बोतल से सिकाई वगैरह आप कर सकते हैं, ठीक है। कॉफी पियो, चाय पियो, उस टाइम पे कॉफी इज मच बेटर ऑप्शन। आइसक्रीम नहीं खानी होती है। हाँ। इस टाइम पे पेन मतलब सर में दर्द होता है, कई फीमेल्स को पीएमएस में बहुत सीवियर हेडेक होता है। तो हेडेक का एक रीजन ये हो सकता है कि आपके ब्रेन में ग्लूकोज की, हेडेक का इन जनरल रीजन ये होता है कि ब्रेन में ग्लूकोज की कमी होती है। तो अगर आपको हेडेक है, चाहे पीरियड्स का हेडेक हो या नॉर्मल हेडेक हो, हेडेक के टाइम पर आप कोशिश करें कि कुछ मीठा खाएं, क्योंकि मीठा खाने से ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है ब्लड में, और वही ब्लड आपके ब्रेन में भी पहुंचेगा, तो ब्रेन में भी थोड़ा ग्लूकोज ज्यादा पहुंचेगा। तो हेडेक में जरूर बेटा कुछ मीठा खाने से आपको आराम मिलता है, ठीक है। वो फिर कुछ भी हो सकता है। और अगर किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, माइग्रेन में बहुत सीवियर हेडेक होता है, तो अगर आपको लगता है आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो जैसे ही वो दर्द हल्का हल्का शुरू होता है, आप उस टाइम पे कॉफी पीजिए, इमीडिएटली आपको आराम मिलेगा। इनिशियल, हाँ, दर्द बिल्कुल ही ऐसा हो गया कि सर फटा ही जा रहा है, अब आप कॉफी लेंगे तो आराम नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे आपको हल्का हल्का दर्द शुरू होता है आप कॉफी ले सकते हैं, उससे बेटा आपको सिर दर्द में तुरंत आराम मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम ग्रीवा और योनि इनको साथ में देख लेते हैं। दोनों मिलकर के बेटा बनाते हैं आपका जननाल, ठीक है। तो ग्रीवा प्लस योनि टुगेदर फॉर्म्स दी जन्मनाल और बर्थ कैनाल, ठीक है। बर्थ कैनाल क्यों बोलते हैं इसको बेटा? क्योंकि जो मैंने आपको 3D अभी दिखाया था उसमें आपने देखा यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर बच्चा रहता है 9 महीने। 9 महीने रहने के बाद वो जब बाहर आता है, हम नॉर्मल डिलीवरी की बात कर रहे हैं, हम सिजेरियन या सी सेक्शन डिलीवरी की बात नहीं कर रहे हैं,
सर्जरी की बात नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे बच्चा गर्भाशय से जब बाहर निकलता है तो इसी सर्विक्स वजाइना से होते हुए निकलता है। लाइट आगे जाओ देख लो, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसको बर्थ कैनाल बोलते हैं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे जो बर्थ होता है, जो डिलीवरी होती है, वो इसी के द्वारा बाहर होती है, ठीक है। हाँ, अब बेटा बढ़ते हैं आगे। तो ग्रीवा जो है हमने यहाँ देखा, ग्रीवा एक्चुअल में जो यूट्रस है उसका निचला भाग है, ठीक है। यूट्रस का ऊपर वाला भाग फंडस हो गया, बीच वाला भाग बॉडी हो गया। ग्रीवा आपका जो यूट्रस है उसका नीचे वाला जो सकरा भाग है उसको हमने ग्रीवा बोल दिया, ठीक है। तो ग्रीवा देखो पानी पे आया। बहुत बढ़िया। गर्भाशय का निचला सकरा भाग मशीन पर ग्रीवा कहलाता है। आप तो दांत चबा जाते, मैं भी आपके साथ, ठीक है। अब ये जो ग्रीवा होती है, पास डोंट टच, ये जो ग्रीवा होती है बेटा, ये ऐसे होती है, ठीक है। इसका जो इनिशियल भाग होता है इसको हम आंतरिक छिद्र या इंटरनल ऑस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? इंटरनल ऑस। और इसका जो बाहर का छिद्र होता है इसको हम बाह्य छिद्र या एक्सटर्नल ऑस कहते हैं। ऑस का मतलब होता है रंध्र या छिद्र, ओपनिंग, ठीक है ना। बीच में ये जो पूरा भाग होता है इसको बेटा हम ग्रीवा नाल कहते हैं, सर्विक्स या सर्वाइकल कैनाल कह देते हैं, सर्वाइकल कैनाल। और ये वाला जो भाग है बेटा इसको हम योनि या वेजाइना कह देते हैं। और क्योंकि बेटा नॉर्मल डिलीवरी में बच्चा यहीं से बाहर आता है तो इन दोनों को मिला करके हम क्या कह देते हैं? जन्मनाल या क्यों बोलते हैं वो यहीं लिख देती हूं मैं, क्योंकि सामान्य प्रसव, प्रसव का मतलब होता है डिलीवरी, है ना, के दौरान इस नलिका द्वारा या इस नाल द्वारा भ्रूण बाहर आता। आज के लिए इतना, एनसीईआरटी इसकी पढ़ा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। Throw it in dustbin. Throw it in dustbin. You want a slap, Vasu, or what? Not exactly, na? Then get out. ये लिख लीजिएगा बेटा। क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, वो भी करेंगे, फिर उसमें हम पोल कराएंगे। एनसीईआरटी रीड कर लें एक बार। एनसीईआरटी क्या कहती है देखो, एनसीईआरटी कहती है स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है? एक जोड़ी अंडाशय, इसके साथ साथ एक जोड़ी अंडवाहिनी दोनों तरफ से, एक गर्भाशय ग्रीवा और एक विजाइना। इसके अलावा बाह्य जनेंद्रिय, ठीक है, जो कि श्रोणी क्षेत्र में होते हैं, पेल्विक गुहा ना श्रोणी क्षेत्र में होते हैं, ठीक है। ये सभी अंग बेटा एक जोड़ी मैमरी ग्लैंड्स के साथ मिलकर के जो भी जनन संबंधी क्रियाएं हैं उसमें सहायता करते हैं, ठीक है। तो एक जोड़ी मैमरी ग्लैंड्स के साथ संयोजित होते हैं संरचनात्मक और क्रियात्मक तौर पे। संरचनात्मक और क्रियात्मक मतलब अब बच्चा पैदा हो रहा है, जब पूरा 9 मंथ्स वो मदर के यूट्रस के अंदर है, उस टाइम भी बेटा
बच्चे को पैदा होते ही माँ को फीड करना रहेगा ना, माँ को पोषण देना रहेगा, तो उस 9 महीने के दौरान ही स्तन ग्रंथियों का भी विकास शुरू हो जाता है, उनके अंदर भी कुछ चेंजेस होने लग जाते हैं, उनके अंदर मिल्क फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, और जैसे ही बच्चा पैदा होता है वैसे ही बेटा मिल्क सिक्रीशन भी शुरू हो जाता है, दुग्ध स्राव शुरू हो जाता है माँ में, है ना। तो ये सब बेटा आपकी स्तन ग्रंथियां कर रही हैं, और जो भी आपकी जनन संबंधी क्रियाएं हैं जो हमने देखा था, ठीक है, ये उनके साथ मिल करके। अच्छा, पीएमएस में एक सिम्टम बहुत ज्यादा किसी किसी को, फीमेल्स को बहुत ज्यादा मैमरी ग्लैंड से पेन भी होता है, ठीक है। तो पीएमएस के अलग अलग सिम्टम्स हैं, अलग अलग औरतों में अलग अलग लक्षण, या अलग अलग लड़कियों में अलग अलग लक्षण देखने को मिलते हैं। किसी को फेस पे एक्ने हो जाएंगे, ठीक है, किसी को बॉडी एक होना शुरू हो जाता है, तो उससे पता लग जाता है कि पीरियड स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। मैमरी ग्लैंड से पेन शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा पेट में दर्द होना, वाइट डिस्चार्ज होना, बुखार आना, शरीर टूटना, ये अलग अलग लक्षण अलग अलग फीमेल्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस सबके चलते बेटा अंडोत्सर्ग, निषेचन, प्रेगनेंसी, शिशु जन्म और जन्म के पश्चात उसको पोषण देने की ये सारी क्रियाओं में बेटा ये मिलकर के सहायता करती है, ठीक है। चलिए, ये मैं अभी इसको कैसे समझाऊं। ये देखो आपकी ये रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, बॉडी का सबसे पीछे वाला भाग रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी के आगे बेटा आपका ये क्या हो गया, आंत, बड़ी आंत जो हो गई। बड़ी आंत का आखिरी भाग होता है मलाशय, जिसमें कि जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है, मल, वो यहाँ पे स्टोर रहता है और गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकलता है। इसके आगे आता है बेटा आपका गर्भाशय, ठीक है। तो आपका जो गर्भाशय है, गर्भाशय के आगे की तरफ आपका मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर है, और गर्भाशय के पीछे की तरफ आपकी आहार नाल का मलाशय वाला भाग है। तो गर्भाशय जो होता है, या जो आपका जनन तंत्र होता है, उसके आगे की तरफ आपका उत्सर्जन तंत्र और उसके पीछे की तरफ आपका आहार नाल यानी कि पाचन तंत्र का भाग होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अंडाशय, जो हमने ओवरीज देखी, ये फीमेल्स के अंदर प्राथमिक लैंगिक अंग है जो युग्मक निर्माण करती हैं, और जो भी आपके जनन संबंधी हॉर्मोन्स हैं, जो स्टेरॉइड्स होते हैं, उनको बनाती हैं, ठीक है। उदर के निचले भाग के दोनों तरफ एक एक अंडाशय पाया जाता है, और इनकी लंबाई जो होती है वो 2 से 4 सेंटीमीटर के लगभग होती है। मैंने आपको 2 से 3 सेंटीमीटर लिखा है, अगर हम एग्जैक्टली एनसीईआरटी के हिसाब से जाएं तो आप 2 से 4 सेंटीमीटर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसको 2 से 4 सेंटीमीटर कर लो, 2 से 4 सेंटीमीटर आप इसकी लंबाई, हमने 2 से 3 लिखा है, आप एनसीईआरटी के हिसाब से एग्जैक्टली 2 से 4 सेंटीमीटर लिख लीजिएगा, 2 to 4 सेंटीमीटर। आगे बढ़े बेटा अगर, तो यहाँ पर श्रोणी भित्ति के और गर्भाशय से ये स्नायु द्वारा जुड़ा रहता है। तो मैंने आपको क्या बोला था, एनसीईआरटी ने ये तो बोला है कि ये गर्भाशय से जुड़ी है आपकी अंडाशय, श्रोणी भित्ति से जुड़ी है, पर इसने ये बोला है कि ये स्नायु से जुड़ी है। इसने स्नायु के नाम नहीं बताए हैं कि गर्भाशय की भित्ति से बेटा ये ओवेरियन लिगामेंट से, और पेल्विक गुहा की भित्ति से ये आपके सस्पेंसरी लिगामेंट से जुड़ी है, ऐसा इसने नहीं बताया, लेकिन लिगामेंट से जुड़ी है ऐसा इसने बताया है, ठीक है। फिर हर एक अंडाशय एक पतली उपकला से ढका होता है, जो कि अंडाशय पीठिका या स्ट्रोमा से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अंडाशय की जो बाहर है वो क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम, जिसको हमने पतली उपकला या जनन उपकला बोल दिया, ठीक है। अब बाकी बेटा इसके अंदर जो पूरा भाग है इसको हम स्ट्रोमा बोल देते हैं, ठीक है। इसको, ये जो 2 भाग है, मतलब ये बीच में ये पूरा पीठिका है, ठीक है। इसका जो पीठिका है या स्ट्रोमा जो है, ये 2 भागों में विभाजित होता है। जो बाहर वाला भाग है, परिधीय भाग, इसको हमने वल्कुट बोल दिया, और अंदर वाले भाग को हमने मध्यांश बोल दिया, ठीक है ना। चलो, ये जो पीठिका होती है बेटा, ये 2 भागों में या 2 क्षेत्रों में विभाजित होती है, परिधीय वल्कुट और अंदर वाला मध्यांश या मेडुला, ठीक है। अंडवाहिनी की अगर हम बात करें तो अंडवाहिनी जो होती है, गर्भाशय और योनि मिलकर के स्त्री सहायक नलिकाएं बनाती हैं। अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि। अब इसमें ग्रीवा इसलिए लिखा है क्योंकि ग्रीवा तो गर्भाशय का ही निचला भाग है, ठीक है ना। चलो, ये सब मिलकर के सहायक नलिकाएं बनाती हैं। डिंबवाहिनी की अगर हम लंबाई देखें तो 10 से 12 सेंटीमीटर ये लंबी होती है, ठीक है। प्रत्येक अंडाशय के परिधि से चल करके गर्भाशय तक जाती हैं। अंडाशय के ठीक पास वाला इसका जो भाग होता है बेटा, वो कीप के आकार का होता है, जिसे कीपक कहते हैं, और इससे बेटा अंगुलीनुमा संरचनाएं निकलती हैं, जिनको बेटा हम फिम्बरी या झालर कहते हैं, बता दिया, ठीक है।
अंडोत्सर्ग के दौरान बेटा जो अंडाशय बाहर निकला है उसको बेटा ये झल्लरी ही इकट्ठा करके अंदर ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखो मैंने आपको बताया कि इस अंडाशय से, ठीक है, अंडोत्सर्ग होता है जिससे कि द्वितीय कंडक या अंडाणु बाहर निकलता है। और ये जो बेटा आपके अंडाशय से बाहर निकला है, ठीक है, ये जो आपके अंडाशय से बाहर निकला है, ये जो आपके अंडाशय से बाहर निकला है, इसको ये झल्लरी ही पकड़ करके अंदर लेकर के जाती है। ठीक है ना? हाँ, क्लियर है यहाँ तक? यस, थम्स अप कर दीजिए। इसके बाद आगे बेटा ये जो कीपक होता है ये आगे चल करके एक चौड़ा भाग है जिसमें खुलता है, जिसको हम एम्पुला या तुम्बिका कहते हैं। और इसका जो अंतिम भाग होता है इसको हम संकीर्णक या एस्थमस कहते हैं, जो एक सकरा सा पथ होता है जो कि आगे जाकर के गर्भाशय में खुलता है। ठीक है, अब एग्जैक्टली वो पार्ट जो गर्भाशय में खुलता है उसको हम इंट्राम्यूरल पार्ट कहते हैं, जो एनसीईआरटी में नहीं है, तो मैंने भी नहीं बताया। ठीक है, डायग्राम में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन मैं बता देती हूँ। ये वाला जो भाग होता है इसको हम इंट्रा म्यूरल पार्ट कह देते हैं। ठीक है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ये ज्ञान के बादल थे, गलती से फट गए, आउट ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, तो इंट्राम्यूरल पार्ट क्या है? ये फेलोपियन ट्यूब का वो भाग है जो आकर के किसमें खुल रहा है? आपके गर्भाशय में। एनसीईआरटी ने लिख दिया है कि ये संकीर्णक आके ही गर्भाशय से जुड़ जाता है। ठीक है, चलो, हाइलम क्या है? हाइलम बेटा आपके अंडाशय का वो भाग है जहां से इसमें ब्लड वेसल्स एंटर कर रही हैं, उसको हम हाइलम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एनसीईआरटी क्या बोलती है? आगे एनसीईआरटी बोलती है कि जो गर्भाशय है ये केवल एक होता है ना? अंडवाहिनी दो है, अंडाशय दो है, गर्भाशय केवल एक है ना? और इसको बेटा हम वूम, हिस्चरा, बच्चादानी ये सब कह देते हैं। इसका आकार जो होता है वो इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है, उल्टी नाशपाती के जैसा। और ये भी बेटा श्रोणी भित्ति से आपके स्नायु द्वारा जुड़ा रहता है। तो गर्भाशय भी तो आपके पेल्विक वॉल से, पेल्विक वॉल में है या पेल्विक गुहा में, श्रोणी गुहा में है, तो ये भी बेटा आपके सस्पेंसरी लिगामेंट से, श्रोणी गुहा से या उसकी भित्ति से जुड़ा रहता है। आगे बेटा ये एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ग्रीवा की गुहा जो है बेटा उसको हम ग्रीवा नाल या सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। ठीक है, और ये बेटा आपके विजाइना के साथ मिलकर के बर्थ कैनाल की रचना करती है। गर्भाशय की भित्ति 3 परत में पाई जाए या 3 परत वाली होती है। बाहरी परत झिल्ली में स्तर जिसको हम परिगर्भाशय, बीच वाली मोटी है जो कि आपकी चिकनी पेशी की बनी गर्भाशय पेशी स्तर मायोमेट्रियम, और जो सबसे अंदर वाला स्तर होता है उसको बेटा हम क्या बोलेंगे, जो कि ग्रंथिल होता है, इसको हम गर्भाशय अंतस्तर है, एंडोमेट्रियम कह देते हैं। और ये गर्भाशय गुहा को आस्तरित करती हैं। हर महीने जो आर्तव चक्र आ रहा है बेटा, उस आर्तव चक्र के दौरान ये गर्भाशय का जो अंतस्तर है बेटा, इसी में परिवर्तन हो रहे हैं, जो हर महीने टूटती है और बनती है, अंतस्तर। नोट करना है बेटा, नोट केवल वो करना है जो मैंने नोट्स में लिखा है। एनसीईआरटी ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, बता दिया है मैंने। ये अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मैमरी ग्लैंड्स, ये हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। तो पहला क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और हम यहाँ पर करेंगे पोल। क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिएगा। गलत कथन को आपको पहचानना है। यू हैव टू चूज दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? पढ़िए ध्यान से। 60 सेकंड का समय दूंगी मैं इस क्वेश्चन के लिए। 60 सेकंड स्टार्ट। चलिए, पहला स्टेटमेंट, अंडाशय जो होते हैं मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं और साथ ही कई स्टेरॉइड हार्मोन्स भी स्रावित करते हैं। ठीक है, प्रत्येक अंडाशय लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर लंबाई का होता है और श्रोणी भित्ति और गर्भाशय से स्नायु द्वारा जुड़ा होता है। दूसरा स्टेटमेंट, ठीक है, स्ट्रोमा 2 क्षेत्रों में विभाजित होता है, परिधीय, मध्यांश और एक आंतरिक वलकुट। ओके, ठीक है। लास्ट, अंडाशय मादाओं में प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं। अब्दुल अंसारी जी, ब्लॉक होने का मन है आपका? मैम आप रिप्लाई नहीं देते। नीतू बेटा मैं रिप्लाई दे नहीं सकती, मैं पढ़ाने आती हूँ बेटा, आपके कमेंट्स ही पढ़ती रह जाऊंगी तो दे नहीं पाऊंगी ना, जो मैं यहाँ पर क्लास में आपको ज्ञान देने आई हूँ। ए कौन लिख रहा है भाई? कुछ डी भी बता रहे हैं।
ये बताएं। आपको रॉन्ग स्टेटमेंट चुनना है, रॉन्ग। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग है ना, प्राथमिक लैंगिक अंग है क्योंकि ये युग्मक उत्पन्न करते हैं और साथ ही कई स्टेरॉइड जो जनन हार्मोन्स हैं वो स्रावित करते हैं। बिल्कुल सही है। प्रत्येक अंडाशय लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर लंबाई के होते हैं और श्रोणि भित्ति और गर्भाशय से स्नायु लिगामेंट्स की मदद से जुड़े होते हैं। ठीक है। स्ट्रोमा जो होता है वो 2 क्षेत्रों में विभाजित होता है। परिधीय को हम वल्कुट कहते हैं और आंतरिक वाले को हम मध्यांश कहते हैं। तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो गलत क्या हो गया बेटा आपका? ओके, लेट्स चेक। केवल 39% बच्चों का आंसर सही है। इम्तियाज, अली, किंग, पूर्वा, अफसल, चंदन, पायल। ओवरऑल इम्तियाज, पूर्वा और अफसल। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये रहा। हाँ जी, 45 सेकंड दूंगी। नलिकाओं और उनके भागों को सही क्रम, उनके भागों के सही क्रम को पहचानो। सही सीक्वेंस आपको फेलोपियन नलिका का बताना है। ठीक है, 45 सेकंड है आपके पास। सही है। पोल नहीं आ रहा है बेटा, टेक्निकल एरर है आदित्य। गलती तो नहीं करनी है वर्षा। ओके ओके, तुम तो बूढ़े हो गए हो। यू आर ग्रोन अप नाउ ना, यू हैव बिकम ओल्ड। निया इज वेरी स्मॉल एंड यू आर बिकम ओल्ड। मेरे स्कूल में एक निया थी, मैं एकदम छोटी सी निया। ये बूढ़े हो गए। बड़े हो, निया छोटी है। बातें सुनो मस्त। हाँ जी, तो इनफंडिबुलम इस्थमस में नहीं खुलता है, योनि संकीर्णक में नहीं खुलती है, कीपक डायरेक्ट गर्भाशय में नहीं खुलता है, गर्भाशय से संकीर्णक से तुम्बिका से कीपक। डी इज ओके। ठीक है, यूट्रस से फेलोपियन ट्यूब का आपका इस्थमस पार्ट जुड़ा होता है, उससे एम्पिला और एम्पिला से आगे जाकर के कीपक, इनफंडिबुलम। तो डी। 49% बच्चों का लगभग सही है। पूर्वा, प्रिया एंड आई बॉय। आई बॉय, मैं लड़का हूं ऐसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर। फिल इन द ब्लैंक है, 60 सेकंड का टाइम दे रही हूँ। नीचे दिए गए अनुच्छेद में सही विकल्प चुनकर। तो पहला, डैश प्राथमिक मादा जननांग है। ठीक है, जो डैश और डैश उत्पन्न करते हैं। प्रत्येक प्राथमिक जननांग लंबाई में लगभग डैश पेल्विक भित्ति और यूट्रस से डैश द्वारा जुड़े होते हैं। व्हाट आर यू डूइंग? आई विल गिव यू स्लैप। व्हाई यू डूइंग दैट? हाँ, टेक इट आउटसाइड। ओके फाइन, टेक इट आउटसाइड। पोली एंड हो गया क्वेश्चन के पहले, इसलिए तुक्का नहीं लगाना है। तुक्का तुक्का नहीं खेल रहे हैं भैया, पढ़ा रहे हैं प्रॉपर। गेसिंग गेम नहीं चल रहा है, इट्स नॉट अबाउट गेसिंग, यू गाइज नो द कंसेप्ट। हाँ, तो फीमेल्स में बेटा प्राथमिक जननांग क्या है? टेस्टिस तो नहीं है ना, ओवरीज है। तो बी और सी हो सकता है। ठीक है, ओवरीज है। ठीक है, जो डैश और डैश उत्पन्न करते हैं, तो ये अंडाणु उत्पन्न करते हैं और ये आपके हॉर्मोन्स उत्पन्न करते हैं। पूगोनिया और फॉलिकल्स नहीं है, ओवम और हॉर्मोन्स उत्पन्न करते हैं। लंबाई इनकी लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर होती है और ये लिगामेंट्स की मदद से जुड़े रहते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। लेट्स चेक द रिजल्ट्स। 71% बच्चों का सही है। तकदीश, नीट बॉय, आकाश पटेल एंड सुहानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अच्छा छोड़ दो, ये मैंने अभी कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बताया, इसलिए इसको भी हम छोड़ देंगे, वरना एक भी वर्ड बाहर का आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। डीपीपी थोड़ा लेट मिलेगी, पर मिलेगी आपको डीपीपी 3। ओवरऑल अगर हम लीडर बोर्ड देखें तो फर्स्ट पे कौन है अपना?
पूरा क्यों नहीं आ रहा है? फर्स्ट इज अपना पूर्वा सिंह, ठीक है। सेकंड इज पायल प्रजापति एंड थर्ड इज आपका विष्णु सर का चैप्टर अध्याय। चलिए, तो होमवर्क में बेटा आपको DPP 3 मिलेगी। ये क्या हो गया, ये हैंग हो गया है क्या? वो कर लीजिएगा। और कल की क्लास अटेंड करने से पहले कम से कम आज का लेक्चर तो आप रिवाइज करके रखिएगा। रिवीजन ऑफ लेक्चर 5 क्लियर है सबको? आज का लेक्चर प्लीज लेट मी नो। अब यार यही चला गया, वरना मैंने सोचा था वो पोल करवा लूंगी। हाँ जी, क्लियर है? इरशाद खान आगे बताऊंगी, कल पढ़ाऊंगी इसके बारे में, ठीक है? हाँ जी, यस 11th के रिवीजन के बारे में मुझे आपको बताना था। क्लास 11th में सबसे पहले एनिमल किंगडम चैप्टर से आप स्टार्ट करिए। प्राणी जगत चैप्टर, अर्जुना का आपको एक्सेस मिल गया होगा। अर्जुना नीट हिंदी 2026 बैच, इसका एक्सेस आप सबको मिल चुका होगा, ठीक है? इस बैच में जाइए और एनिमल किंगडम के लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना? ये आप पैरेलली करिए जब जैसे स्कूल नहीं जा रहे हैं, ठीक है, या आज टाइम है, कोई क्लास कैंसिल हो रही है, ठीक है, उस टाइम पर बेटा आप, रात को नींद नहीं आ रही है, अभी आपके ऊपर इतना लोड है नहीं, ठीक है, तो उस टाइम पर बेटा आप एनिमल किंगडम खोलिए। अब जिसने लास्ट ईयर नोट्स बना रखे हैं उनको केवल लेक्चर्स देखने हैं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, DPPs करनी है। जिन्होंने लास्ट ईयर अर्जुना में हमारे साथ नहीं पढ़ा, अच्छा मैं ये नहीं कह रही आप मेरे ही लेक्चर्स देखिए, आपको अर्जुना 1.0 का भी एक्सेस मिला होगा, उसमें नहाटा सर ने पढ़ाया है, आप उनके भी लेक्चर्स देख सकते हैं। आपको जिसका समझ में आया आप उसके लेक्चर्स देखिए, बस लेक्चर्स देखिए और पढ़ाई करिए। अगर नहीं मिला है, ये कैसी बातें कर रहे हो यार, तुम लोगों को तो वही लक्ष्य प्लस भी नहीं मिला था, ये भी नहीं मिला है, मैं इसकी भी बात कर लूंगी, मिल जाएगा, ठीक है? वैसे तो मिला होगा, हमने लास्ट हर साल देते हैं ये हम, तो मिला होगा, ठीक है? आप एनिमल किंगडम स्टार्ट करिए। एनिमल किंगडम में जहां तक मुझे याद आ रहा है 7 या 8 लेक्चर्स हैं लास्ट ईयर, ठीक है? तो 7-8 लेक्चर्स हैं, 7 ही है मेरे हिसाब से, 8 भी नहीं है, लेकिन जो भी लेक्चर्स हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी लास्ट ईयर के नोट्स बने हुए हैं तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास नोट्स नहीं बने हैं तो प्लीज सजा सजा के प्रॉपर 11th की अलग नोटबुक बनाइए, नोट्स बनाइए, ठीक है? NCERT से नहीं पढ़ेंगे आप, नोट्स से पढ़िए प्रॉपर। NCERT लास्ट में रिवीजन करने के लिए होती है, आप पहली बारी NCERT पढ़ेंगे तो बेटा आधी चीजें समझ में नहीं आएंगी। और अगर आपके पास नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग माइंड मैप से रिवीजन करिए, आप 1 शॉट से रिवीजन करिए। NCERT लाइन बाय लाइन इस साल हमारा हुआ है, यूट्यूब पे सब पढ़े हुए हैं, आप वहां से रिवीजन करिए। लेकिन रिवीजन वो करेंगे जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने लास्ट ईयर अर्जुना के 1.0 या 2.0 में बैच में एनरोलमेंट नहीं लिया था, जिन्होंने कोई भी बैच ज्वाइन नहीं किया था, पहली बार अब वो पढ़ेंगे, उनसे आई वुड रिक्वेस्ट कि आप प्रॉपर जाकर के डिटेल में लेक्चर्स को पढ़िए, नोट्स बनाइए, रिवीजन बाद में करिए। आप लेक्चर्स भी देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। अपना ध्यान रखिएगा बेटा, और 2 घंटे की क्लास होगी, 7 बजे मेरी फिर क्लास है। बाय बाय, टेक केयर। आपकी भी 6 बजे भी क्लास है। बाय, आई एम सॉरी इतना टाइम लेने के लिए, थैंक यू, बाय बाय।